ए रेकॉर्ड ऑफ अ मॉर्टल्स जर्नी टू इमॉर्टैलिटी अर्थात एक नश्वर की अमरता की यात्रा का अभिलेख। अध्याय 21 से 30। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड। अध्याय 21 दर्दनिवारक औषधि। अध्याय 21 दर्दनिवारक औषधि। वरिष्ठ शिष्य ली की पलकें हल्के से कांप गईं क्योंकि वह गहनता से विचार कर रहा था, ये तय करने की कोशिश कर रहा था कि उसके लिए कौन सा रास्ता बेहतर है। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। थोड़ी देर के बाद उसकी कसकर बंद आंखें खुल गईं और उसने बुखार भरी निगाहों से हान ली के हाथ में मौजूद गोली को ध्यान से देखा। हान ली ने और कुछ नहीं कहा और गोली वरिष्ठ शिष्य ली के मुंह में डाल दी। उसके मुंह के चारों ओर सफेद झाग ने उसे गोली निगलने से नहीं रोका और पूरी तरह से निगलने के बाद हान ली ने धीरे धीरे वरिष्ठ शिष्य ली के शरीर से सभी चांदी की सुइयों को वापस ले लिया। सभी चांदी की सुइयों की पुनर्प्राप्ति के बाद सार निष्कर्षण गोली प्रभावी होने लगी। वरिष्ठ शिष्य ली का पीला चेहरा लाल रंग का होने लगा। इस समय उसके शरीर में फिर से ऐंठन होने लगी और उसके अंग उसके गले से निकली धीमी आवाज की तरह कांपने लगे। वरिष्ठ शिष्य ली हान ली के सामने हंसी का पात्र नहीं बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उनकी दर्द भरी आवाज को दबाने की असफल कोशिश की। कंपकंपी अधिक तीव्र होने के कारण कम ड्रोन अनायास ही तेज और तेज हो गया। लंबे समय के बाद ही ड्रोनिंग धीरे धीरे कम होने लगी। अंततः वरिष्ठ शिष्य ली ठीक हो गए क्योंकि उनका चेहरा अपने सामान्य पीले रंग में वापस आ गया और उनके शरीर में ऐंठन बंद हो गई। इससे संकेत मिलता है कि उसने एसेंस एक्सट्रैक्शन गोली के सेवन से होने वाली आखिरी प्रतिक्रिया को सफलतापूर्वक सहन कर लिया है। वरिष्ठ शिष्य ली ने ध्यान में प्रवेश करने के लिए अपने शरीर को सीधा किया, अपने पैरों को क्रॉस किया और अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी चोटों को ठीक करने के लिए अपनी क्यूई को प्रसारित करने का प्रयास किया। हान ली को पास में एक साफ बड़ी चट्टान मिली और वह उस पर बैठ गया और वरिष्ठ शिष्य ली को देखता रहा। भोजन करने में समय लगने के बाद वरिष्ठ शिष्य ली, जो ध्यान की स्थिति में थे, ने अचानक अपनी आंखें खोली और एक झटके में अपना कृपाण निकाला, चमकता हुआ ब्लेड हान ली की गर्दन पर रख दिया। मुझे तुम्हें न मारने का कोई कारण बताओ। वरिष्ठ शिष्य ली की आंखें शीतलता से भरी थी और हत्या के इरादे से भरी थी। मैंने अभी तुम्हारी जान बचाई है, क्या ये पर्याप्त कारण नहीं है? हान ली ने अपनी भौहों को हिलाने के अलावा अपनी अभिव्यक्ति में कोई बदलाव नहीं करते हुए शांति से कहा। यदि किसी ने हान ली के चेहरे का ध्यानपूर्वक अध्ययन नहीं किया होता तो उन्होंने इसे नहीं देखा होता। वरिष्ठ शिष्य ली का चेहरा थोड़ा नर्म हो गया, लेकिन जब वह हान ली को घूर रहा था तो उसकी आंखें अभी भी हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। आपको बचाने का निर्णय लेने से पहले मैंने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि आप अपने रहस्य को बचाने के लिए मुझे मार सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि आपकी कार्रवाई इतनी तेज होगी। हान ली बुरी तरह हंसा क्योंकि उसका चेहरा आत्म उपहास से भर गया था कि ये जानने के बावजूद कि तुम्हें बचाने से मुझ पर विपत्ति आ जाएगी, मैं चिकित्सा कला का एक छात्र यूं ही बैठकर तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता था। हान ली ने आह भरी। जैसे ही वरिष्ठ शिष्य ली ने उनकी बातें सुनी, उनके चेहरे पर कुछ हद तक शर्मिंदगी के भाव आ गए और उन्होंने हान ली की गर्दन से कृपाण को थोड़ा सा हटा दिया, लेकिन ब्लेड को पूरी तरह से नहीं हटाया। हान ली ने चुपचाप राहत की सांस ली और उन्होंने अपना भाषण अधिक दृढ़ता से जारी रखा। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं तुम्हारा राज खोल दूंगा। मेरे चेहरे पर एक नजर डालें और आपको पता चल जाएगा कि मैं गपशप करने वालों में से नहीं हूँ। अगर आप अभी भी चिंतित हैं तो मैं एक बाध्यकारी शपथ ले सकता हूँ। आपको ये बताने में सक्षम होना चाहिए कि मैं मार्शल आर्ट में कुशल नहीं हूँ, इसलिए यदि आपको पता चला कि मैंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी है तो आप आसानी से मुझे मार सकते हैं। हान ली ने शांति से सुझाव दिया। ठीक है, फिर एक बाध्यकारी शपथ खाओ, वरिष्ठ शिष्य ली ने सीधे तौर पर कहा। अब जाकर हान ली को आराम मिला।
वरिष्ठ शिष्य ली को बचाने से पहले वह अनुमान लगा सकता था कि वरिष्ठ शिष्य ली दयालुता को भूलने वालों में से नहीं थे, लेकिन वह अपने मूल्यांकन के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थे। यदि वह गलत था और वरिष्ठ शिष्य ली एक ऐसा व्यक्ति था जो दयालुता का जवाब दुष्टता से देता था, तो वह केवल अपनी गुप्त जीवन रक्षक पद्धति से ही अपना बचाव करने में सक्षम होता। ये जानते हुए कि उसे इसका उपयोग नहीं करना पड़ेगा, हान ली ने चुपचाप अपना हाथ अपने लिबादे के भीतर से बाहर निकाल लिया। हान ली द्वारा बाध्यकारी शपथ लेने के बाद वरिष्ठ शिष्य ली ने अंततः कृपाण को वापस ले लिया और उसे उसके म्यान में वापस कर दिया। हान ली को अपने गले पर खून का हल्का सा निशान महसूस हुआ, जो कृपाण की तेज धार के कारण हुआ था। ये छूने पर चिपचिपा था, और जैसे ही हान ली की दिल की धड़कन सामान्य हुई, उसे अपनी पीठ पर ठंडा पसीना बहता हुआ महसूस हुआ। कितनी करीबी कॉल है। बचत से पहले मेरा मूल्यांकन वरिष्ठ शिष्य ली पर्याप्त व्यापक नहीं थे। मैं इस गलती से सीखने और अपने जीवन को फिर से किसी और के हाथों में जाने से रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। इस घटना से उसके मन में अभी भी कुछ डर बना हुआ था। अगर मेरी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, तो मैं निश्चित रूप से भविष्य में दूसरों को नहीं बचाऊंगा। हान ली ने तुरंत निर्णय लिया। ये पहली बार था जब हान ली ने किसी को बचाया था, लेकिन इस अनुभव से उसके मुंह का स्वाद खराब हो गया। इस घटना ने केवल इस बात को पुष्ट करने में मदद की कि दुनिया अप्रत्याशित बदलावों से भरी हुई थी, और उसके अंदर दयालुता का आखिरी अवशेष भी धीरे धीरे दूर हो रहा था। यद्यपि वह दुष्ट नहीं बना था, फिर भी वह संत बनने से कोसों दूर था। आपने मेरी जान बचाई है और मामले को गुप्त रखने के लिए सहमत हुए हैं। मैं, ली फीयू, अब से तुम पर बहुत बड़ा उपकार करूंगा। जब तक मैं जीवित हूं, चाहे आपको किसी भी चीज में मदद की जरूरत हो, आप मुझे ढूंढ सकते हैं। जब तक मैं कार्य पूरा करने में सक्षम हूं, मैं निश्चित रूप से आपकी मदद करूंगा। जैसे ही उन्होंने हान ली द्वारा लूटी गई वस्तुओं को पुनः प्राप्त किया, वरिष्ठ शिष्य ली ने गोली के प्रभाव से पूरी तरह से उबरने के बाद गारंटी के रूप में अपने नाम का उपयोग करते हुए सीधे तौर पर अपनी प्रतिज्ञा बताई। मुझे डर है कि वर्तमान में मेरे पास आपको परेशान करने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको पहले से ही बहुत सारी परेशानियां होनी चाहिए, नहीं? हान ली के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी जब उन्होंने वरिष्ठ शिष्य ली से एक और प्रश्न पूछा। आप कैसे जानते हो? ली फीयू चौंक गया और थोड़ा अपना संयम खो बैठा। किसी ने भी आसानी से अनुमान लगा लिया होगा। आप एक संरक्षक के अधीन एक सामान्य शिष्य हैं, फिर भी अपने कौशल से आपने उप संप्रदाय के नेताओं, प्रभाग प्रमुखों और बुजुर्गों के शिष्यों को पीछे छोड़ दिया है। वे संभवतः आपको शांति से कैसे रहने दे सकते हैं? हान ली की प्रतिक्रिया खून खींचने वाली सुई की तरह थी। एक ही चुभन से वह सीधे मामले की तह तक पहुंच गया। वरिष्ठ शिष्य ली की अभिव्यक्ति उदास और धुंधली थी, क्योंकि वह चुपचाप सहमत था। आपकी परेशानियां आपकी अपनी हैं, मुझे हस्तक्षेप करने की कोई इच्छा नहीं है और मैं चाहकर भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन एसेंस एक्सट्रैक्शन गोली के सेवन से होने वाली कष्टदायी प्रतिक्रिया के लिए मैं आपके दर्द को कम करने में मदद कर सकता हूँ। क्या ये सच है? ली फीयू ने अचानक ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि उसकी पिछली उदास अभिव्यक्ति को प्रत्याशा और उत्साह ने बदल दिया था। वह चक्कर में था, क्योंकि एसेंस एक्सट्रैक्शन पिल का प्रभाव बेहद कष्टकारी था। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा, जबकि ऐसा करने से मुझे कोई फायदा नहीं होगा। हान ली ने वरिष्ठ शिष्य ली की ओर देखा। उन्होंने पहले से ही एक ऐसा उपाय बना लिया था जो दूसरों के दर्द को बहुत कम कर देगा, एक ऐसी दवा जिस पर उन्होंने झांक टाई के लिए अपने खाली समय में शोध किया था। ये बेहद प्रभावी था, जिससे तंत्रिकाओं की दर्द महसूस करने की क्षमता बहुत कम हो गई। ये सचमुच उत्कृष्ट है। उत्कृष्ट। ली फीयू ने आश्चर्य और उत्साह से हान ली को देखते हुए अपने हाथ जोड़ लिए। तुम मुझे ऐसे भाव से क्यों देख रहे हो? अभी मेरे पास दवा नहीं है। इससे पहले कि मैं इसे आपके लिए तैयार कर सकूं, मुझे गॉड हैंड वैली वापस लौटना होगा। हान ली ने जो कहा उसे सुनने के बाद ली फैयू के चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी के भाव आ गए।
उसने अभी अभी हानली को जान से मारने की धमकी दी थी और अब वह उससे मदद की गुहार लगा रहा था। कल दोपहर को गॉड हैंड वैली के प्रवेश द्वार पर मेरा इंतजार करना। मैं आपको उस स्थान पर उपचार सौंप दूंगा, लेकिन चूंकि डॉक्टर मो अभी दूर है, इसलिए मैं किसी को भी गॉड हैंड वैली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे सकता, हानली ने समझाया। बहुत अच्छा, मैं समय पर वहां पहुंच जाऊंगा। धन्यवाद मेरे प्यारे भाई। इस डर से कि हानली अपना मन बदल लेगा, ली फियू ने तुरंत अपनी पुष्टि के साथ जवाब दिया। मेरा नाम हानली है, जो डॉक्टर मो का निजी शिष्य है। मार्शल आर्ट में आपकी साधना इतनी ऊंची है कि आप भविष्य में मुझे सीधे तौर पर जूनियर ब्रदर हान कहकर बुला सकते हैं। हान ली ने मेरे प्यारे भाई शब्द सुने, उसके बाद वह कांपने से खुद को नहीं रोक सका और इस तरह उसने तुरंत वरिष्ठ शिष्य ली को अपना नाम बता दिया ताकि वह हानली को और अधिक शर्मनाक उपाधियों से न बुला सके। चीगोंग विचलन, एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड पढ़े। अध्याय 22। चीगोंग विचलन। अध्याय 22। चीगोंग विचलन। ली फियू की पीठ को देखते हुए जैसे ही वह दूर चला गया, वह धीरे धीरे गायब हो गई। हानली चुपचाप वहीं खड़ा रहा जहां वह था, चिंतन में खो गया। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अगले दिन दोपहर को मिलने के लिए सहमत होने के बाद वरिष्ठ शिष्य ली ने हानली को अलविदा कहने की पहल करते हुए कहा कि उन्हें अपनी चोटों को पूरी तरह से ठीक करने के लिए ध्यान करना होगा। काफी देर तक बातें करने के बाद हान ली ने ली फियू से यह नहीं पूछा कि उसने गोली क्यों खाई है। हान ली को पता था कि अगर उसने पूछा भी तो ये बेकार होगा, क्योंकि जो चीजें पहले ही हो चुकी हैं उन्हें बदला नहीं जा सकता। उनकी टिप्पणियों से ली फेयू केवल 10 वर्षों की प्रसिद्धि और गौरव के लिए अपना भविष्य छोड़ने को तैयार थे। इसका मतलब शायद ये था कि उसके पास कोई अंतर्निहित कारण था, जिसके कारण उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। कोई भी स्वेच्छा से आत्महत्या नहीं करेगा, इसलिए यदि हान ली ने वास्तव में ली फियू से सवाल किया, तो यह उसके घावों पर नमक छिड़कने जैसा होगा। जाहिर है, हान ली ने जो किया वह सही था। ली फियू के जाने से पहले जब उसने देखा कि हान ली ने उससे इस कारण के बारे में सवाल नहीं किया कि वह एसेंस एक्सट्रैक्शन गोली क्यों ले रहा था, तो वह हान ली के विचारशील होने के लिए आभारी था। हान ली को पता था कि हालांकि ली फियू ने कुछ भी उल्लेख नहीं किया था, लेकिन उसने मान लिया था कि उस पर हान ली का एहसान है। हान ली वरिष्ठ शिष्य ली से अपना वादा पूरा करने के लिए तैयार था, इसलिए न केवल वह रहस्य नहीं फैलाएगा, बल्कि वह वरिष्ठ शिष्य ली के लिए दर्द निवारक दवा भी तैयार करेगा। उसके ऐसा करने का कारण सरल था। चूंकि वरिष्ठ शिष्य ली एक नीच व्यक्ति नहीं था, न ही वह वास्तव में हान ली को मारना चाहता था। हान ली ने सोचा कि वह इस अवसर का उपयोग वरिष्ठ शिष्य ली के एहसानों की मात्रा बढ़ाने के लिए कर सकता है। इसलिए भविष्य में वरिष्ठ शिष्य ली को उनके अनुरोधों को अस्वीकार करना कठिन होगा। अगले कुछ वर्षों में ली फियू के मार्शल कौशल में तेजी से वृद्धि होगी, क्योंकि एसेंस एक्सट्रैक्शन पिल ने उनकी जीवन शक्ति को जला दिया था, इसलिए वह भविष्य में हान ली के लिए अथाह मदद करेंगे। भले ही हान ली को इस कृपा की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वरिष्ठ शिष्य ली जैसे चरित्र की मदद करने में सक्षम होने से हान ली को भी अपने दिल में खुशी महसूस हुई। हालांकि वरिष्ठ शिष्य ली एक अच्छे इंसान नहीं हो सकते हैं, हान ली को पता था कि आज हुई घटनाओं के बाद ली फियू उसे खतरे में नहीं डालेगा। हान ली ने आज घटी घटनाओं का पूरा क्रम अपने दिमाग में फिर से चलाया। जब उसे यकीन हो गया कि हर चीज का हिसाब किताब कर लिया गया है, तभी वह गॉड हैंड वैली लौटा। आराम से गॉड हैंड वैली में वापस जाने के बाद हान ली ने वरिष्ठ शिष्य ली के लिए दर्द निवारक दवा बनाने की तैयारी शुरू कर दी। हान ली के लिए इस दवा को बनाना अपेक्षाकृत सरल था, क्योंकि उन्हें पास के औषधीय जड़ी बूटियों के बगीचे में सभी आवश्यक सामग्रियां मिल गईं। एकमात्र चीज जो थोड़ी जटिल थी वह थी मनगढ़ंत प्रक्रिया। व्यक्ति को इस पर अपना पूरा ध्यान देना चाहिए, यदि नहीं तो विफलता की संभावना अधिक होगी। एक व्यस्त दोपहर के बाद हान ली ने वरिष्ठ शिष्य ली के लिए आवश्यक दर्द निवारक दवा की 1 वर्ष की आपूर्ति तैयार की।
उसने जानबूझकर अधिक उत्पादन नहीं किया क्योंकि वह चाहता था कि सारी दवा खा लेने के बाद वरिष्ठ शिष्य ली उसकी तलाश करे ताकि वह वरिष्ठ शिष्य ली की नजरों में अपना महत्व बढ़ा सके। इस तरह वरिष्ठ शिष्य ली उनके उपकार को आसानी से नहीं भूल पाएंगे। आधी रात में हान ली को अचानक अकेलेपन का एहसास हुआ जब उसने अपना सिर उठाकर गहरे काले आकाश में तारों को देखा और यादें ताजा करने लगा। वह अपने गांव में अपने परिवार के बारे में सोच रहा था। उसने 4 साल पहले गांव छोड़ दिया था और जब से वह पहाड़ पर आया है वह हर दिन परिश्रम पूर्वक अनाम दैवीय सूत्र की खेती कर रहा था और उसके पास अपने परिवार से मिलने का समय नहीं था। अपने दिल के दर्द को कम करने के लिए उसने जो एकमात्र काम किया वह यह आशा करते हुए कि उसका परिवार बेहतर जीवन जी रहा है, हर महीने चांदी के टन वापस भेजता था। वह अपने माता पिता द्वारा लिखे गए पत्रों को बहुत महत्व देता था, भले ही पत्रों में उसे यह बताने के अलावा और कुछ नहीं लिखा था कि उसके परिवार में सब कुछ अच्छा था। उसके दूसरे भाई की शादी हो गई थी और उसके द्वारा भेजे गए चांदी के कारण चीजें बेहतर हो रही थी। पीछे इन पत्रों को पढ़कर हान ली को काफी अच्छा महसूस हुआ। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में हान ली ने महसूस किया कि पत्रों का लहजा धीरे धीरे अधिक से अधिक विनम्र होता जा रहा था, जैसे कि वे किसी अजनबी को लिख रहे हों। प्रारंभ में इससे उसके दिल में डर पनपने लगा क्योंकि उसे नहीं पता था कि इस स्थिति में क्या करना है। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया डर की यह भावना धीरे धीरे खत्म हो गई क्योंकि उसके दिमाग में उसके परिवार की छवि धीरे धीरे धुंधली हो गई। वह अतीत की बातों को याद करने लगा, उस समय की उस गर्मजोशी भरी अनुभूति के बारे में सोचने लगा जब वह गांव में ही था जब उदासी ने अचानक उसे घेर लिया था। वह गर्मजोशी भरा एहसास उसके लिए बहुत मूल्यवान था क्योंकि वह जानता था कि वह ऐसा कभी नहीं होगा फिर से इसका स्वाद चखने में सक्षम। हान ली ने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और अपनी अंगुलियों का इस्तेमाल करते हुए उस सौभाग्य आकर्षण को पकड़ लिया जो उसकी गर्दन के चारों ओर लटकी चमड़े की थैली में था। जब भी वह निराश होता था तो उसे खुद को शांत करने के लिए केवल सौभाग्य आकर्षण को पकड़ने की आवश्यकता होती थी। लेकिन आज रात इसे पकड़ने के बाद उसका दिल और भी अधिक घबरा गया और वह शांत नहीं हो पा रहा था। वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ था क्योंकि उसके दिल में एक अवसाद था जिसके परिणामस्वरूप हान ली की ओर से विचित्र शारीरिक प्रतिक्रियाएं हुई। जैसे ही उसके शरीर में क्यूई अनियंत्रित होने लगी उसका खून बढ़ने लगा। चीगोंग विचलन, उनके मन में ये 2 शब्द आए। हान ली उठ खड़ा हुआ और एक लंबी सांस खींची। अपनी अराजक स्थिति को बलपूर्वक दबाते हुए उसने खुद को शांत होने के लिए कहा। अब जब डॉक्टर मो दूर थे तो वह इस संकट को हल करने के लिए केवल खुद पर निर्भर रह सकते थे। वह नहीं जानता था कि वह चीगोंग विचलन से क्यों पीड़ित था और उसका मन विचार करता रहा। हालांकि अब कारण पर सवाल उठाने का सबसे अच्छा समय नहीं था, फिर भी उन्होंने मूल कारण खोजने की कोशिश की और समस्या को जड़ से खत्म कर दिया क्योंकि यह चीगोंग विचलन से उबरने का सबसे अच्छा तरीका था। हान ली ने अपने आसपास का सर्वेक्षण करते समय अपना सिर घुमाया लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा। उसने अपने दाहिने हाथ से अपनी ठुड्डी को छुआ और साथ ही उसका हाथ उसकी छाती पर किसी चीज से टकराया। चमड़े की थैली, गुड लक चार्म, इन 2 वस्तुओं के नाम उसके दिमाग में आए। क्या ये सौभाग्य का आकर्षण हो सकता है जिसके कारण ये प्रतिक्रिया हुई? हान ली निश्चित नहीं थे, लेकिन उनके पास अब संकोच करने का समय नहीं था क्योंकि उनके शरीर की स्थिति खराब हो रही थी और ऐसे संकेत थे कि वह जल्द ही बढ़ती क्यूई को नियंत्रित करने में असमर्थ होंगे। हान ली ने चमड़े की थैली को निर्णायक रूप से अपनी गर्दन से फाड़ दिया और उसे अपने से दूर फेंक दिया। नहीं, कुछ गड़बड़ है, मुझे और भी बुरा लग रहा है। मेरी क्यूई और रक्त में वृद्धि और अधिक तीव्र होती जा रही है। हान ली ने बलपूर्वक बढ़ती हुई क्यूई को दबा दिया और अपनी रक्तरंजित आंखों से चमड़े की थैली को घूरते हुए इस उम्मीद में कि थैली को फेंकने के बाद उसे अधिक पीड़ा क्यों हुई, इसका कारण पता चल जाएगा। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 23 परीक्षण। अध्याय 23 परीक्षण। शायद लेडी लक उस पर मुस्कुरा रही थी। अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंध गया।
वह तेजी से उस चमड़े की थैली की ओर लपका जिसे उसने त्याग दिया था, और चतुराई से, बड़े करीने से और जल्दी से उसके अंदर छिपे सौभाग्य के आकर्षण को बाहर निकाल लिया। जैसे ही उसकी हथेली सौभाग्य आकर्षण से टकराई, बोतल से एक ताजगी भरी अनुभूति निकली और अंततः उसके दिल को शांति मिली। उसकी पिछली निराशाएं और उदासी बिना किसी निशान के गायब हो गईं, और उसकी क्यूई और रक्त बढ़ना बंद हो गया और वापस अपनी सामान्य स्थिति में लौट आया। वर्तमान में हान ली को पहले हुई समस्या की जड़ की खोज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। सौभाग्य आकर्षण को अपनी हथेली में पकड़कर वह उसे अपने चेहरे पर दबाते हुए अपनी पलकों के सामने लाया। धीरे से उसे सहलाते हुए हान ली ने अपना सारा ध्यान बोतल पर केंद्रित कर दिया। आधे दिन के बाद हान ली ने राहत की सांस ली और अपना ध्यान सौभाग्य आकर्षण से हटा दिया। हान ली को नहीं पता था कि जो घटना उसके साथ पहले घटी थी वह क्यूगोंग विचलन के कारण नहीं थी, बल्कि इसलिए कि वह एक हृदय दानव से पीड़ित था जिसका अंततः सभी साधकों को सामना करना पड़ेगा। सौभाग्य से उन्होंने इसकी शुरुआती अवस्था में ही इसकी खोज कर ली और एक ऐसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करके इसका मुकाबला किया जो उनके लिए परिचित थी। यदि उसने ऐसा नहीं किया होता तो हृदय दानव ने उसकी आत्मा में प्रवेश कर लिया होता और उसके शरीर को भीतर से नियंत्रित कर लिया होता, जिससे उसकी शिरोबिंदु से खून बहकर उसकी मृत्यु हो जाती। निस्संदेह हान ली को इसके बारे में तब तक पता नहीं चलेगा जब तक कि वह वास्तव में भविष्य में साधना के पथ पर कदम नहीं रख लेता। हान ली ने अपनी क्यूई को अपने पूरे शरीर में घुमाया और महसूस किया कि कुछ भी असामान्य नहीं था। जिस बात ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया वह ये थी कि चोटों से पीड़ित होने के बजाय उसकी खेती का स्तर अनजाने में काफी हद तक बढ़ गया था। हालांकि वह तीसरी परत से चौथी तक सफलता नहीं हासिल कर सका, लेकिन हॉट डेमन के खिलाफ अपने संघर्ष के कारण वह उम्मीद से पहले तीसरी परत के शिखर पर पहुंच गया था और चौथी परत तक पहुंचने से केवल एक बाल की दूरी पर था। भाग्य के इस अप्रत्याशित झटके के कारण हान ली के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हालांकि उन्हें अपने दिल में होने वाली हलचल को जबरदस्ती दबाना पड़ा। उसे डर था कि उसकी अस्थिर भावनाएं हृदय दानव द्वारा एक और हमले का कारण बनेंगी। हान ली अनिश्चित था कि क्या वह इससे बच पाएगा। यदि कोई दूसरा हमला हुआ तो बरकरार रहेगा। उसने वह सौभाग्य आकर्षण लिया जिसने उसकी जान बचाई थी और उसे अपनी गर्दन पर लटकाने से पहले उसे चमड़े की थैली के अंदर रख लिया। हान ली को एहसास हुआ कि चमड़े की थैली के अंदर एक ऐसी वस्तु थी जिसे वह लंबे समय से भूला हुआ था। एक वस्तु जो कुछ वर्षों से वहीं पड़ी हुई थी, रहस्यमयी बोतल। हान ली रहस्यमय बोतल के बारे में पूरी तरह से भूल गया था। उसे देखते ही उसे पिछली घटनाएं याद आ गईं। वर्तमान हान ली ज्ञान और बुद्धिमत्ता का भंडार था जो 4 साल पहले के हान ली से कहीं अधिक था। इन 4 वर्षों में उन्होंने डॉक्टर मो के निवास पर सभी किताबें पढ़ी और बहुत ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने अनाम मंत्र का भी अभ्यास किया जिसने उनके दिमाग को प्रभावी ढंग से मजबूत किया। अपनी क्यूई में गड़बड़ी को देखते हुए वह प्रभावी रूप से यह निष्कर्ष निकाल सकता था कि यह रहस्यमयी बोतल एक कीमती वस्तु थी जिसका प्रभाव सामान्य से बहुत दूर था। अब हान ली को बोतल के रहस्यों को जानने की जरूरत थी और ये देखना था कि क्या इसका इस्तेमाल खुद को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वह इसे चमड़े की थैली में इधर उधर पड़ा छोड़ दे और ऐसी रहस्यमय वस्तु को बर्बाद कर दे। हान ली ने बोतल निकाली और उसकी पूरी सतह का निरीक्षण किया जैसे कि वह किसी ऐसी चीज की तलाश कर रहा हो जो 4 साल पहले अपने निरीक्षण के दौरान छूट गई थी। लेकिन उन्होंने कितना भी निरीक्षण किया, कोई नई खोज नहीं हुई। हान ली ने बिना समय बर्बाद किए बोतल का ढक्कन खोल दिया। रहस्यमयी बोतल के अंदर तरल पदार्थ की हरे रंग की बूंद तैर रही थी जो 4 साल पहले प्रकट हुई थी। जब ये पहली बार बोतल में दिखाई दिया था तब से यह अलग नहीं था। हालांकि हान ली आश्वस्त थे कि बोतल का रहस्य तरल की हरी हरी बूंद में छिपा था। अपने सिद्धांतों का परीक्षण करने के लिए उसे कुछ क्रूर सजीव प्रयोग करने के लिए कुछ छोटे जानवरों को खोजने की आवश्यकता होगी। आधी रात थी, बाहर आसमान एकदम काला था।
अंधेरे के कारण उसके लिए जीवित जानवरों का शिकार करना बिल्कुल अव्यावहारिक हो गया। और पहले हृदय दानव के हमले का अनुभव करने के बाद हान ली पहले से ही कुछ हद तक थक गया था। भले ही वह एक जीवित जानवर को पकड़ सके, लेकिन अगर अंधेरा हो तो वह ये कैसे देख पाएगा कि परीक्षण विषय में कोई बदलाव हुआ है या नहीं। हान ली की कोई भी कार्रवाई प्रयास की बर्बादी होगी। विचार करने के बाद हान ली ने अगले दिन प्रयोग करने से पहले आराम करने और अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त करने का निर्णय लिया। उसने खुद से कहा कि कल एक बड़ा आश्चर्य उसका इंतजार कर रहा होगा और इसी विचार के साथ वह सो गया। अगली सुबह खुद को धोने के बाद हान ली भरपूर नाश्ता करने गया। उसके बाद वह तुरंत सात रहस्य संप्रदाय की रसोई के प्रमुख से बात करने गया और घाटी में वापस लौटने से पहले चांदी की कुछ कहानियों के लिए 2 जीवंत ग्रे खरगोश खरीदे। घाटी में लौटने के बाद हान ली ने जड़ी बूटियों के बगीचे के अंदर एक अधिक विशाल स्थान चुना और खरगोशों को एक खंभे से बांध दिया, जिससे उन्हें काफी समय तक तेज धूप में बाहर रहने दिया गया। जब खरगोशों को गर्मी से चक्कर आ रहे थे और वे प्यास से लगभग मर रहे थे, हान ली ने रहस्यमयी बोतल निकाली और तरल की रहस्यमयी जहरी बूंद को पानी में मिलाने से पहले एक कटोरे में डाल दिया। तरल की रहस्यमयी बूंद एक बीन के आकार की थी और आसानी से पानी में घुल गई, जिससे पानी का पूरा कटोरा हरे रंग में बदल गया। हान ली ने कटोरा खरगोशों के पास रखा और उनके पानी पीने का इंतजार करने लगा। इतने लंबे समय तक तेज धूप में रहने के कारण खरगोश घबरा गए और कटोरे में रखा पानी बड़े बड़े घूंटों में पीने लगे। हान ली खरगोशों को पतला पानी का पूरा कटोरा पीने की अनुमति देने के लिए तैयार नहीं था, और आधा पानी खत्म हो जाने के बाद उसने कटोरा खरगोशों की पहुंच से दूर कर दिया। उसके बाद वह एक तरफ खड़ा हो गया और धैर्यपूर्वक खरगोशों की किसी भी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करने लगा। एक छोटा सा क्षण बीतने के बाद, लगभग उतना ही समय जितना कि एक धूप बत्ती को जलने में लगता है, खरगोशों ने उन्मत्त रूप से इधर उधर उछलना शुरू कर दिया। उनकी हरकतें अधिक से अधिक उत्तेजित और क्रूर हो गईं। उनके शरीर में आश्चर्यजनक उत्परिवर्तन होने लगा। उनके फर और त्वचा मुर्गी के अंडे के आकार की गांठें उभरने लगी। गांठें तब तक बढ़ती गईं जब तक कि वे खरगोशों के शरीर को ढक नहीं गईं। दूर से देखने पर हान ली को लगा कि खरगोश काफी हास्यास्पद लग रहा है। गांठों के कारण खरगोश एक आकार से बड़े हो गए और तब तक सूझते रहे जब तक कि दोनों खरगोश एक आकार के नहीं हो गए। तरबूज। खरगोशों के उत्परिवर्तन और उनकी यातनापूर्ण चीखों को देखकर हान ली को अपने दिल में थोड़ा डर महसूस हुआ। उसकी आंखों के सामने जो कुछ हुआ वह उसकी उम्मीदों से बिल्कुल बाहर था। यदि वह रहस्यमय तरल कोई शक्तिशाली जहर या खेती बढ़ाने की कोई चमत्कारी दवा होती, तो भी उसे इतना झटका नहीं लगता। उसे उम्मीद नहीं थी कि खरगोशों के शरीर पर वास्तव में गांठें हो जाएंगी और वे इतने बड़े आकार में फैल जाएंगी, जो विश्वास से परे विचित्र हो जाएंगी। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड। अध्याय 24। घबराया हुआ निर्णय। अध्याय 24। घबराया हुआ निर्णय। अपने सामने खरगोशों को देखते हुए उसने देखा कि वे बड़े होते जा रहे थे और फैलते जा रहे थे। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। हान ली को आखिरकार एहसास हुआ कि कुछ गलत था। उसे अचानक कुछ याद आया। उसने अपने हाथ में चीनी मिट्टी के कटोरे को सांप की तरह देखा और उसे दवा के खेत के पास एक तरफ फेंक दिया। फिर वह पीछे मुड़ा और सीधे खरगोशों से दूर 10 मीटर से अधिक दूरी तक दौड़ा और फिर रुक गया। जैसे ही उसने पलटने की सोची, एक के बाद एक 2 आवाजें एक साथ फूट पड़ी। हान ली कांप उठा और उसने देखने के लिए अपना सिर घुमाया। जैसा कि अपेक्षित था, दोनों खरगोशों में से प्रत्येक एक खूनी शव में बदल गया था, जो कई टुकड़ों में फट गया था। मांस और खून बिखरा हुआ था। घास के एक टुकड़े पर खून की चादर बिछी हुई थी। उन स्थानों पर 2 गड्ढे दिखाई दिए जहां मूल रूप से खरगोशों को बांधा गया था। गड्ढों के चारों ओर खरगोशों के गंदे अवशेष थे। मांस के खूनी टुकड़े जमीन पर बिखर गए। ये देखने में बहुत भयानक दृश्य था। हान ली ने एक सांस छोड़ी और जमीन पर बैठ गया। उसे डर था कि अगर उसने उस समय तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी होती, तो वह विस्फोट में फंस गया होता।
हालांकि वह गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ होगा, लेकिन उसका पूरा शरीर खरगोश के खून और मांस के टुकड़ों से भीगा हुआ होगा। यह कोई सुखद मामला नहीं होगा। अपने दिल के शांत होने की प्रतीक्षा करते हुए हानली खड़ा हुआ और गड्ढों के पास चला गया। घटनास्थल पर विकृति देखने के बाद उसने दवा के खेत के पास टूटे हुए चीनी मिट्टी के कटोरे पर नजर डाली और अवाक रह गया। हान ली का मूल रूप से मानना था कि उन्होंने हरे तरल पदार्थ को किसी प्रकार की रामबाण दवा के रूप में खोजा होगा, लेकिन उन्होंने यह इतनी भयावह चीज होने की उम्मीद नहीं की थी। जहर तो जहर था, लेकिन इससे खरगोशों की इतनी दुखद मृत्यु हो गई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने खुद से क्या कहा, वह इसे एक चाल के रूप में स्वीकार नहीं कर सका। ये बहुत ज्यादा भयावह था। हान ली घातक जहरों से अपरिचित नहीं था। डॉक्टर मो के कई वर्षों के निर्देश के तहत हान ली को कई जहरों का अनुभव हुआ जो तुरंत मौत देने में सक्षम थे, लेकिन उनमें से कोई भी किसी व्यक्ति को इतनी भयानक तरीके से मारने में सक्षम नहीं था। थोड़ी देर बाद हान ली को होश आया। अपने दिमाग को शांत रखते हुए उन्होंने चिकित्सा क्षेत्र से प्रस्थान करने की योजना बनाई। क्योंकि जल्द ही दोपहर होने वाली थी, उसे वरिष्ठ शिष्य ली को देने के लिए गुप्त औषधि का मिश्रण पूरा करना था। जहां तक यहाँ हर चीज की बात है, दवा पहुंचाना समाप्त होने के बाद वह इससे निपटेगा। इन विचारों को मन में रखते हुए हान ली ने विस्फोट के दृश्य पर दोबारा नजर नहीं डाली। इन सभी परेशानियों को बाद के लिए पीछे छोड़ दिया और अपने निवास पर लौट आए। एक पल आराम करने के बाद वह दवा को गॉड हैंड्स वैली के प्रवेश द्वार पर ले आया। हान ली समय के बहुत पाबंद थे। दोपहर होते ही वह प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। ऐसा लग रहा था कि ली फियू काफी समय से उत्सुकता से उसका इंतजार कर रही थी। वह घाटी के प्रवेश द्वार पर अकेला इंतजार कर रहा था। उन्होंने सफेद कढ़ाई वाला गाउन पहना था। हालांकि वह उस लंबी तलवार को साथ लेकर चला जिसने पहले हान ली पर गहरी छाप छोड़ी थी। चूंकि हान ली अभी तक नहीं आए थे, ली फियू के चेहरे पर चिंता की झलक दिखी। वह उत्सुकता से घाटी की दिशा की ओर देख रहे थे। जैसे ही उसने हान ली को आखिरकार आते देखा, उसने अपनी चिंता दूर कर दी। उसके मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठा, उसके चेहरे पर मुस्कान झलक रही थी। जूनियर शिष्य हान, आप वास्तव में समय के काफी पाबंद हैं। आपने कहा दोपहर और आप ठीक समय पर पहुंच गए। मैं यहाँ लगभग 1 घंटे से इंतजार कर रहा था, ली फियू ने आधे मजाक में और आधे शिकायत करते हुए कहा। मैं काफी शर्मिंदा हूँ। कल दवा मिलाने में बहुत अधिक समय लग गया, इसलिए बहुत देर होने तक मुझे नींद नहीं आई। सुबह मैं थोड़ा देर से उठा। जैसे ही मैंने कुछ मामलों को निपटाया, लगभग दोपहर हो चुकी थी। हान ली ने कहा। उन्होंने जो कहा उसका आधा सच था। जूनियर शिष्य हान, दवा, क्या आपने इसे मिलाना खत्म कर दिया? क्योंकि वरिष्ठ शिष्य ली चिंतित थे और थोड़ा जल्दी में थे, उन्होंने वास्तव में कुछ हद तक हकलाते हुए बात की थी। हान ली ने वरिष्ठ शिष्य ली के प्रश्न का सीधे उत्तर नहीं दिया। वह शांति से मुस्कुराया, धीरे धीरे अपनी छाती से दवा का एक बड़ा थैला निकाला। अपने हाथ को हिलाते हुए उसने दवा ली फियू की ओर फेंक दी। हर बार एसेंस एक्सट्रैक्शन गोली का सेवन करने से पहले ठंडे उबले पानी में 1 चम्मच औषधीय पाउडर मिलाकर दवा लें, और इससे आपका सारा दर्द कम हो जाएगा। धन्यवाद कनिष्ठ शिष्य हान। धन्यवाद कनिष्ठ शिष्य हान। वरिष्ठ शिष्य ली खुशी से पागल हो गए। भले ही इससे उसका दर्द कम हो सकता हो, उसने इसे बहुत अच्छी खबर माना होगा। एसेंस एक्सट्रैक्शन पिल लेने से होने वाले दर्द के कारण वह ठंडा न होने पर भी कांपने लगता था। उन्होंने कई दर्द निवारक दवाएं आजमाई, लेकिन उन सभी का कोई असर नहीं हुआ। चूंकि कनिष्ठ शिष्य हान एसेंस एक्सट्रैक्शन पिल की सभी विशेषताओं को जानता था और उसने इसे पहले भी लिया था, शायद ये दवा वास्तव में प्रभावी होगी। अभी मुझे धन्यवाद मत दो। मुझे धन्यवाद देने से पहले दवा के असर होने तक प्रतीक्षा करें। इसके अलावा ये केवल 1 वर्ष की दवा के लायक है। मैंने वर्तमान में मेरे पास उपलब्ध सभी औषधीय सामग्रियों का उपयोग कर लिया है। जब तक मैं पर्याप्त औषधीय सामग्री एकत्र नहीं कर लेता, मैं आपके लिए और कुछ नहीं बना पाऊंगा, हान ली ने स्पष्ट रूप से कहा। कोई बात नहीं।
क्या यह 1 वर्ष के लायक नहीं है? फिलहाल के लिए इतना ही काफी है। भले ही ये दवा प्रभावी है या नहीं, मैं लीफी जूनियर शिष्य हान के दयालु इरादों की सराहना करता हूँ। वरिष्ठ शिष्य ली ने आखिरकार वह हासिल कर लिया जो वह चाहते थे। उनकी अभिव्यक्ति सामान्य हो गई और अब कृत्रिम नहीं रही। उन्होंने बहुत ही सरलता से हान ली के प्रति सम्मान की विनम्र भावना व्यक्त की। हान ली मंद मंद मुस्कुराए और कुछ न कहते हुए उन्होंने वरिष्ठ शिष्य ली से अलग होने की पहल की। ली फेयू के हाथ में गुप्त दवा होने से उसका दिमाग जल्दी से वापस लौटने और दवा की प्रभावकारिता का परीक्षण करने के विचारों से भर गया। ये देखते हुए कि ली फेयू को हान ली को और अधिक परेशान करने की कोई इच्छा नहीं थी, दोनों ने पारस्परिक रूप से छुट्टी ले ली। घाटी के प्रवेश द्वार से लौटने के बाद हान ली सबसे पहले दवा के खेतों की सफाई करने गए। खरगोश के अवशेष, खून से सनी धरती और टूटे हुए कटोरे के टुकड़े जल्द ही पूरी तरह से एक छेद में बह गए। फिर उसने मिट्टी के 2 गड्ढों को मिट्टी से दबाकर अंतहीन रूप से ढक दिया। ठीक वैसे ही ऐसा प्रतीत हुआ जैसे इसकी वर्तमान स्थिति और प्रयोग से पहले की स्थिति के बीच परिदृश्य में कोई अंतर नहीं था। संतुष्ट होकर हान ली ने धूल के किसी भी कण से छुटकारा पाने के लिए ताली बजाई। उसने हर जगह देखा, ये जांचते हुए कि कहीं कोई ऐसी जगह तो नहीं है जिसे उसने नजरअंदाज कर दिया हो। जब उसकी नजर उस स्थान पर पड़ी जहां चीनी मिट्टी का कटोरा बिखरा हुआ था, तो वह अपने आप को बुदबुदाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसे अच्छी तरह से याद था कि जब उसने कटोरा फेंका था, तो उसके भीतर का पतला पानी दवा के खेत के एक छोटे से हिस्से में फैल गया था और कई औषधीय जड़ी बूटियों पर गिर गया था। वह कुछ हद तक झिझकने के अलावा कुछ नहीं कर सका, क्योंकि उसे नहीं पता था कि पानी सोखने के बाद ये औषधीय जड़ी बूटियां जहरीली हो जाएंगी या नहीं। इसके अलावा अगर कोई इन जहरीली जड़ी बूटियों को खा ले, तो क्या उन्हें भी खरगोशों की तरह ही भयानक मौत का अनुभव होगा? क्या हान ली को तुरंत इन जहरीले पौधों को नष्ट कर देना चाहिए? सवालों की यह श्रृंखला अचानक हान ली के दिमाग में उठी। हान ली आधे दिन तक विचार करता रहा, किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सका। पौधों की एक बार फिर जांच करने के बाद उन्होंने केवल एक और छोटा प्रयोग करने का निर्णय लिया। यदि अगले दिनों में औषधीय जड़ी बूटियां वास्तव में जहरीली हो गईं, तो भी उन्हें नष्ट करने में देर नहीं होगी। निर्णय लेने के बाद उसने ये देखने के लिए चारों ओर देखा कि क्या और कुछ नहीं है जो वह कर सकता है, और अभ्यास करने के लिए पत्थर के कमरे में वापस चला गया। उन्हें उम्मीद थी कि वह आगे बढ़ने में सक्षम होंगे और अपनी नींव को आगे बढ़ाना जारी रखेंगे। हान ली को अब मंत्र की विशिष्ट उपयोगिता की परवाह नहीं है। इस मंत्र की उनकी साधना पहले ही सहज हो चुकी थी। यदि वह इसकी खेती नहीं करता, तो हान ली को नहीं पता होता कि वह पहाड़ी घाटी में और क्या कर सकता है। इस मंत्र को हठपूर्वक साधना की एक बड़ी परत तक विकसित करना पहले से ही उनके वर्तमान जीवन का संपूर्ण लक्ष्य बन गया था। दोपहर को साधना में लीन रहने के बाद हान ली को निराशा से पता चला कि वह वास्तव में प्रतिभाशाली नहीं था। हालांकि उन्हें लगा कि चौथी परत से दूरी को छेदा जा सकता है उंगली, वह 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सका और पूरी दोपहर मेहनत से की गई मेहनत व्यर्थ हो गई। ऐसा लगता था कि वह औषधीय अमृत के सहयोग के बिना आगे खेती नहीं कर सकता था। अन्यथा इस बात की बहुत अधिक संभावना होगी कि वह हमेशा तीसरी परत के शिखर पर बना रहेगा और आगे बढ़ने में असमर्थ रहेगा। इस डेटा की उत्पत्ति की जांच करें, जो N0V11 के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। हान ली के मन में यह आशा जगने लगी कि डॉक्टर मो थोड़ा पहले लौट आएंगे और वह इतने भाग्यशाली थे कि उन्हें हान ली को उनकी वर्तमान दुर्दशा से उबरने में मदद करने के लिए पर्याप्त औषधीय तत्व मिल गए। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड। अध्याय 25 सफलता में हस्तक्षेप। अध्याय 25 सफलता में हस्तक्षेप। एक और रात बीत गई। हान ली सुबह होते ही उठा और दवा के खेत की ओर चल दिया। वह ये देखना चाहता था कि औषधीय जड़ी बूटियों में किसी प्रकार का बदलाव आया है या नहीं। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। इससे पहले कि वह औषधीय क्षेत्र में प्रवेश करता, उसे अचानक कई समृद्ध औषधीय सुगंधों की गंध महसूस होने लगी।
हान ली थोड़ा चकित हो गया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसका दिमाग हिल गया। शायद वह अपनी गति बढ़ाने से खुद को नहीं रोक सका, जब तक कि अंततः वह कई औषधीय जड़ी बूटियों के सामने नहीं पहुंच गया, जिनसे तीव्र सुगंध निकल रही थी। क्या ये कल की औषधीय जड़ी बूटियां थीं? हान ली को अपनी आंखों पर भरोसा करने की हिम्मत नहीं हुई। अपने हाथों का उपयोग करते हुए उसने अपने हल्के से उनींदे चेहरे पर तब तक जोरदार थप्पड़ मारे जब तक कि दर्द ने उसे रोक नहीं दिया। इस पीली ड्रैगन घास की पत्तियों में बैंगनी रंग के कुछ संकेत हैं। कड़वे कमल के फूल में वास्तव में 9 पंखुड़ियां हैं, और इस भूले हुए दुख फल की त्वचा काली हो गई है। हा 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 हा। हान ली अब अपनी हंसी नहीं रोक सका। आमतौर पर हान ली शांत और संतुलित रहता था, लेकिन इस बार वह आसमान की ओर मुंह करके दिल खोलकर हंसने से खुद को नहीं रोक सका। इस बार मुझे बहुत बड़ा भाग्य मिला। इन औषधीय जड़ी बूटियों को उन गुणों को विकसित करने के लिए केवल 1 रात की आवश्यकता होती है, जिनके लिए 2 वर्ष की आवश्यकता होती है। उनकी सभी उपस्थिति 10 वर्ष से अधिक पुरानी जड़ी बूटियों जैसी हो गई। पत्तियों का रंग, फल का आकार और पंखुड़ियों की सुगंध को देखकर ये सभी गुण दुर्लभ जड़ी बूटियों से संबंधित हैं, जो काफी समय पहले ही परिपक्व हो चुके हैं। हान ली ने सभी औषधीय जड़ी बूटियों की सावधानी पूर्वक जांच की और पुष्टि की कि वे चिकित्सा पुस्तकों में वर्णित जड़ी बूटियों के समान थीं। वे वास्तव में दुर्लभ औषधीय तत्व थे, जो काफी लंबे समय से पुराने हैं। अगर मैं इस विधि से औषधीय जड़ी बूटियां तैयार कर सकता हूं, तो मेरे पास कितने दुर्लभ औषधीय तत्व होंगे। मैं वे औषधीय जड़ी बूटियां भी बेच सकता हूं जिनका मैं उपयोग नहीं करता। अगर ऐसा हुआ तो मैं कितनी चांदी बनाऊंगा। हान ली अपनी उत्तेजना को रोकने में असमर्थ था और उसने अपनी कल्पना को उड़ान देना शुरू कर दिया। हान ली के विचार और विकसित हुए और वह और अधिक उत्साहित हो गया। उसे लगा कि इस बार उसने सचमुच कोई खजाना उठा लिया है। अचानक उसने कई बार कलाबाजी मारी। इस समय उसने अपनी सामान्य शांत उपस्थिति बरकरार नहीं रखी और पूरी तरह से एक सामान्य 14-15 वर्षीय किशोर की तरह उत्साह व्यक्त किया। थोड़ी देर के बाद हान ली अंततः शांत हो गया और उसके मस्तिष्क ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि पुनः प्राप्त कर ली। वह सोचने लगा कि आसमान से गिरे इस विशाल मीट पाई के कारण आने वाली कुछ कठिन समस्याओं से कैसे निपटा जाए। टीएल, विशाल मांस पाई जो आसमान से गिरी, एक आकस्मिक मुठभेड़ के लिए एक चीनी मुहावरा है। सबसे पहले इन औषधीय जड़ी बूटियों के बाहरी स्वरूप में कोई समस्या नहीं थी। हालांकि उन्होंने अभी भी उनके औषधीय गुणों का परीक्षण नहीं किया था। आखिरकार वे उस अजीब तरल को अवशोषित करने के बाद ही ऐसे बने थे। कौन जानता था कि उनके आंतरिक तत्व असामान्य थे। कल उसने उन खरगोशों की दुखद मृत्यु अपनी आंखों से देखी थी। उसे अब भी सावधान रहना था। दूसरे, छोटी रहस्यमयी बोतल के भीतर का हरा तरल पदार्थ पहले ही खत्म हो चुका था। वह नहीं जानता था कि तरल बूंद बनाने वाली अजीब घटना दोबारा घटित होगी या नहीं। शायद यह एक ऐसी घटना थी जो केवल एक बार घटित हुई थी। रात को वह खुद इसकी पुष्टि करने जाएंगे। यदि इन दोनों मामलों में कोई समस्या नहीं थी, तो उसे वास्तव में दवा उत्प्रेरण अवयवों के विवरण और विवरणों को इस तरह से समझने की आवश्यकता थी। तब इस अकल्पनीय पद्धति पर उसका पूर्ण नियंत्रण हो जाएगा। हान ली ने बाद में विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि क्या वह अपनी पहले की कुछ कठिन समस्याओं को हल करने में असमर्थ थे। उल्लेख किया गया है, यह विशाल मांसपाई केवल कोहरे में खोया हुआ एक फूल होगा। सब कुछ ध्यान में रखने के बाद हान ली ने प्रयोग करना शुरू किया। वह सबसे पहले घाटी के बाहर बड़ी रसोई में गया और प्रबंधक से भूरे बालों वाले खरगोशों का एक और जोड़ा मांगा। हान ली की हरकतों से रसोई प्रबंधक खुश भी हुआ और कुछ हद तक हैरान भी। ये युवा जीवित खरगोश क्यों खरीदता रहता है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह उन्हें स्वयं काटना चाहता हो और अपने पाक कौशल का अभ्यास करना चाहता हो? हान ली को इसकी परवाह नहीं थी कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। उसने पहले की तरह खरगोशों को दवा के खेतों में नहीं रखा। इसके बजाय उसने उन्हें अपने कमरे के गेट पर बांध दिया ताकि वह आसानी से देख सके कि वे किसी भी समय कैसे बदलते हैं।
उसके बाद वह औषधि क्षेत्रों में गए और परिपक्व औषधीय जड़ी बूटियों को ध्यान से उठाया। उन्होंने हड्डियों और मांसपेशियों को बढ़ाने वाली दवाओं के कई रोल बनाए और उन्हें खरगोशों के पसंदीदा भोजन में मिलाया, ये जांचने के लिए कि ये औषधीय जड़ी बूटियां जहरीली हैं या नहीं। वह उन्हें हर दिन 3 बार ऐसे भोजन खिलाता था। ये खत्म होने के बाद हान ली उत्सुकता से रात होने का इंतजार करने लगा। उसे लगा कि समय बहुत धीरे धीरे बीत रहा है। बाद में जिस क्षण का उसे बेसब्री से इंतजार था वह आखिरकार आ ही गया। जैसे ही आसमान में अंधेरा छाने लगा, हान ली बाहर भागा और अपने कमरे के पीछे से छोटी बोतल उठाए और उसे जमीन पर रख दिया। उसने परिवर्तन की आशा करते हुए छोटी बोतल पर ध्यान केंद्रित किया। 1.25 घंटा बीत जाने पर बोतल में कोई गतिविधि नहीं दिखी। फिर आधा घंटा बीत गया, लेकिन बोतल में अभी भी कोई गतिविधि नहीं दिखी। और 3/4 घंटे। जैसे जैसे समय बीतता गया, हान ली का दिल और अधिक डूबता गया। वह भोर तक जागता रहा। हालांकि बोतल अभी भी पहले से अलग नहीं थी। वह पूरी तरह हताश हो चुका था। क्या ऐसा हो सकता है कि यह बोतल वास्तव में केवल एक बार ही प्रयोग करने योग्य थी, या उसने कुछ ठीक से नहीं किया? हान ली ने अपनी आत्मा को मजबूत किया और अपने आसपास देखा। कुछ हद तक काले आसमान के अलावा कोई भी संदिग्ध क्षेत्र नहीं है, हान ली ने खुद से कहा। वह अचानक रुक गया, उसके पास शब्द नहीं थे। उसने अपना सिर उठाया और आकाश की ओर देखा। आसमान काला और बादल था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आसमान थोड़ा अंधेरा है। इन शब्दों पर हान ली को अचानक समझ आ गया, क्या ऐसा हो सकता है क्योंकि बादल चंद्रमा या सितारों से किसी भी प्रकाश को बोतल पर गिरने से रोक रहे हैं? हान ली ने याद किया कि बोतल का पिछला परिवर्तन साफ आसमान के दौरान हुआ था। आसमान में चांद और तारों को छुपाने वाली कोई चीज नहीं थी, लेकिन आज मौसम उदास था। सारा आकाश काले बादलों से ढका हुआ था। हान ली की उम्मीदें जगी थी, लेकिन उसने देखा कि आसमान का रंग थोड़ा पीला पड़ गया है। वह जानता था कि आज रात आसमान साफ नहीं होगा। उसने बोतल हटा दी और आसमान साफ होने पर दोबारा उसका परीक्षण करने की तैयारी की। हालांकि हान ली की उम्मीदों के विपरीत अगले आधे महीने में लगातार बूंदाबांदी हुई और अब तक जारी है। हान ली ने बाहर बूंदाबांदी की लगातार लहरों को देखा। उसका मन उदास था और मौसम साफ होने का इंतजार करते हुए वह और अधिक चिंतित होता जा रहा था। बिना किसी अंत या रुकने के जरा भी इरादे के लगातार बूंदाबांदी जारी थी। वह अपने कमरे के अंदर की ओर घूमा और 2 खरगोशों को देखा जो बारिश से बच गए थे। उनकी उपस्थिति स्वस्थ और जीवंत थी, जिससे हान ली और भी उदास हो गए। जब से खरगोशों ने अपना दवा युक्त भोजन खाया, न केवल उन्हें कोई समस्या नहीं हुई, बल्कि वे पहले से भी अधिक ताकतवर हो गए। इन पिछले 10 दिनों में हान ली ने खरगोशों में जहर के कोई लक्षण नहीं होने की पुष्टि करने के लिए हर दिन उन्हें ध्यान से देखा था। इसके बजाय, क्योंकि उन्होंने हड्डी और मांसपेशियों को मजबूत करने वाली दवाएं खाईं, वे और भी स्वस्थ हो गए। यह अच्छा परिणाम न केवल हान ली को खुश करने में विफल रहा, बल्कि इसने उसके मन को अपने नुकसान और लाभ के बारे में कुछ हद तक चिंतित भी कर दिया। उसके पास खुद को शांत करने का जरा भी साधन नहीं था। बोतल अधिक हरा तरल उत्पन्न कर सकती है या नहीं, ये पहले से ही उसकी सभी समस्याओं की कुंजी बन गई थी। इसके अलावा लंबे समय तक खराब रहने वाले मौसम के कारण वह अपने सिद्धांत का परीक्षण करने में असमर्थ हो गए। ये हान ली को पूरी तरह से उदास कैसे नहीं कर सकता। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड। अध्याय 26 औषधीय विद्यार्थी। अध्याय 26 औषधीय छात्र। जैसे ही हान ली आश्वस्त हो गया कि बारिश अंतहीन होगी, सूरज अंततः आकाश में उग गया और बादलों को हटा दिया। हान ली को आधे महीने पहले ही बोतल का रहस्य पता चल गया था और इसलिए वह स्वाभाविक रूप से अधीर था। उस साफ रात के आसमान में हान ली ने 4 साल पहले का चमत्कार एक बार फिर देखा। धीरे धीरे प्रकाश के छोटे छोटे गोले एक बड़े गोले में विलीन होने से पहले बोतल को घेर लेते थे। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें।
इस चमत्कार को एक बार फिर देखकर हानली ने उत्साह से अपना सिर उठाया। ऐसा लग रहा था कि बोतल एक से अधिक बार प्रयोग करने योग्य थी। जब तक चांदनी थी तब तक ये रहस्यमय तरल की बूंदों को बार बार पुनर्जीवित कर सकता था। 7 दिनों के इंतजार के बाद आखिरकार तरल की रहस्यमयी बूंद बन गई। जब हानली ने बोतल की सामग्री देखी तो वह बेहद खुश और उत्साहित हुआ। अब जब वह जानता था कि उसके पास बहुमूल्य जड़ी बूटियों की एक सतत धारा है, तो उसे अपर्याप्त संसाधनों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। किसी औषधीय जड़ी बूटी का मूल्य उसकी उम्र से निर्धारित होता था। औषधीय जड़ी बूटी जितनी पुरानी होगी, वह उतनी ही अधिक मूल्यवान होगी, क्योंकि उम्र के साथ इसके औषधीय प्रभाव और अधिक प्रबल होते जाएंगे। साथ ही जो घटक अधिक कीमती होगा उसे स्वाभाविक रूप से ढूंढना कठिन होगा। कुछ सामग्रियां केवल जंगल की गहराई में या खड़ी चट्टानों से लटकी हुई पाई जा सकती हैं। जिन लोगों ने अपनी जान जोखिम में नहीं डाली, उनके लिए कोई रास्ता नहीं था कि वे इन बहुमूल्य सामग्रियों को पा सकें। हालांकि ऐसी कई फार्मेसियां थीं जो इन दुर्लभ जड़ी बूटियों की खेती में विशेषज्ञता रखती थीं, लेकिन बड़ी मांग को पूरा करने के लिए इन जड़ी बूटियों को आमतौर पर इतनी जल्दी काटा जाता था कि उन्हें कभी भी बहुत बड़े पैमाने पर विकसित होने का मौका नहीं मिलता था। इसी कारण से अधिकांश इतने मूर्ख नहीं थे कि लंबे समय तक जड़ी बूटियों की खेती करने की कोशिश करते और इसके बजाय जितनी जल्दी हो सके उनकी कटाई करने का विकल्प चुनते। केवल धनी परिवार ही संकट की स्थिति में भंडारण के लिए दुर्लभ जड़ी बूटियों को उगाने और उनकी खेती करने का जोखिम उठा सकते थे। चूंकि जड़ी बूटियां न केवल दुर्लभ प्रजातियां थीं बल्कि लंबे समय से लगाई भी जाती थी, इसलिए उनकी प्रभावशीलता आम जड़ी बूटियों की तुलना में कई गुना अधिक थी। पौधों की खेती के लिए किसी विशेषज्ञ की भी आवश्यकता नहीं थी। न केवल ये परिवार अपना पैसा पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करते थे, बल्कि जिन जड़ी बूटियों पर उन्होंने इतना समय खर्च किया था, वे भी हस्तांतरित हो जाती थीं। परिणाम स्वरूप इन परिवारों के लिए समय कोई समस्या नहीं थी। सदियों तक इन जड़ी बूटियों की खेती इसी तरह से की जाती रही होगी। धन और दुर्लभ जड़ी बूटियों दोनों के मामले में आम लोगों के पास ऐसे भंडार तक पहुंच नहीं थी। कभी कभी दुर्लभ सामग्री थोड़े समय के लिए बाजार में दिखाई देती थी, जिसे केवल अमीर परिवारों द्वारा खरीदा जाता था। इससे धीरे धीरे जड़ी बूटियों और सामग्रियों की कीमतें इस हद तक बढ़ गईं कि कुछ जड़ी बूटियों को अमूल्य करार दिया गया। हानली अपनी खेती के लिए आवश्यक बहुमूल्य जड़ी बूटियां प्राप्त करने की एल्डमो की क्षमता के बारे में बहुत आशावादी नहीं थे, लेकिन अब उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। इस रहस्यमयी बोतल से वह कम समय में कई सामग्रियां बना सकेंगे। अपने दिल में एक अजीब सी भावना के साथ हानली पिछले 10 दिनों से हर्बल सामग्री पर तरल की रहस्यमयी बूंद का प्रयोग कर रहा था। एक बार उन्होंने हरे तरल पदार्थ को पतला किया और इसे कुछ जड़ी बूटियों पर छिड़क दिया। 2 दिनों के बाद परिणाम ये हुआ कि पौधा प्रभावी रूप से 2 साल के लायक बढ़ गया। यह मूल उत्पाद से कहीं बेहतर था और इस प्रयोग से हानली ने एक महत्वपूर्ण नियम सीखा था। अगले प्रयोग में हानली ने जेड हरी बूंद को पतला करने की जहमत नहीं उठाई, जिससे हरे तरल की एक बूंद जिनसेंग के डंठल पर गिर गई। दूसरे दिन हानली ने अप्रत्याशित रूप से देखा कि जिनसेंग 100 साल पुराने जंगली जिनसेंग से लगभग अप्रभेद्य हो गया था। इस प्रयोग ने हानली को पहले से कहीं अधिक खुश कर दिया, इसलिए नहीं कि अब उनके पास एक दुर्लभ घटक था, बल्कि इसलिए कि उन्होंने तरल की रहस्यमय बूंद के उपयोग की पुष्टि की थी। इस डेटा के स्रोत का तार N0V3 पाउंड्स N में स्थित है। बाद में हानली ने प्रयोग के लिए हरे तरल में से कुछ को अलग रखने का फैसला किया, जबकि बाकी को अन्य कंटेनरों जैसे चीनी मिट्टी के बर्तन, जेड बोतलें और यहाँ तक कि चांदी की बोतलों में रखा जाएगा। हालांकि उन्हें जल्द ही पता चला कि कोई भी बोतल 1 मिनट से अधिक समय तक तरल रखने में सक्षम नहीं थी। तरल बाहर निकालने के बाद बोतल इसे 1 मिनट के भीतर उपयोग करने की आवश्यकता थी, अन्यथा ये धीरे धीरे बिना किसी निशान के गायब हो जाएगा। यहाँ तक कि तरल के पतला रूप का भी वही परिणाम था, हालांकि यह लंबे समय तक बना रह सकता था।
यहाँ तक कि अगर अन्य तरल पदार्थ भी एक साथ मिला दिए जाएं, तो वे जल्द ही बिना किसी निशान के गायब हो जाएंगे। कई प्रयासों के बाद हानली ने तरल को किसी अन्य कंटेनर में संग्रहित करना छोड़ दिया। ऐसा लग रहा था कि वह इस रहस्यमयी तरल पदार्थ को जमा नहीं कर पाएगा। इस प्रकार हानली केवल हरे तरल के हर्बल उम्र बढ़ने के गुणों का परीक्षण करने के लिए आगे बढ़ सकता था। हानली ने थरीक्रोग्रास का एक बंडल निकाला और उस पर तरल का उपयोग किया। लगभग तुरंत ही ये 100 साल पुराने पीले रंग के थरीक्रोग्रास में बदल गया था। द्रव की एक बूंद से ही इसकी आयु 100 वर्ष बढ़ जाएगी। ऐसा प्रभाव देखने के बाद हानली ने अगले 2 महीनों तक तरल का व्यापक उपयोग किया। हर बार जब वह इस बोतल के भीतर अधिक तरल प्राप्त करने में सक्षम होता, तो वह इसे थरीक्रोग्रास के इस स्ट्रैंड पर टपका देता था। ये धीरे धीरे पीले रंग से पीले काले रंग में बदल गया। अंत में यह एकदम काला हो गया, जिसके परिणामस्वरूप ये सफलतापूर्वक बूढ़ा होकर 1000 साल पुराना थरीक्रोग्रास बन गया। इस विशेष प्रयोग की सफलता के बाद ऐसा प्रतीत होगा कि धैर्य के साथ थरीक्रोग्रास को लगातार वृद्ध किया जा सकेगा और इस प्रकार सुधार किया जा सकेगा। हालांकि इसका कोई खास मतलब नहीं था। वह पहले से ही यह जानकर संतुष्ट था कि वह जानबूझकर तरल के प्रभाव का उपयोग करने में सक्षम था। इसके अलावा उसे ऐसी प्राचीन सामग्रियों की आवश्यकता नहीं थी। लगभग 100 वर्ष की आयु ही उसके लिए काफी होगी। प्रयोग की इस लंबी श्रृंखला के बाद हानली ने अंततः ब्रेक लेने का फैसला किया। उनके ध्यान में आया कि एल्डमो काफी समय से पहाड़ से दूर थे। अभी हानली ने अपने हाथ में 1000 साल पुरानी थरीक्रोग्रास पकड़ रखी थी, जबकि वह उदासीन भाव के साथ अपने बिस्तर पर वापस बैठा था। उसकी आंखें थरीक्रोग्रास को ऐसे देख रही थी मानो वह उसका अध्ययन कर रहा हो। लेकिन वास्तव में अगर कोई हानली की अव्यवस्थित आंखों को देखे, तो उन्हें पता चल जाएगा कि वह थरीक्रोग्रास पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। इसके बजाय वह बाकी सब चीजों के बारे में सोचते हुए आसमान की ओर देख रहा था। जब उन्होंने पहली बार 1000 साल पुरानी थरीक्रोग्रास बनाई थी, तब उन्हें अब कोई खुशी महसूस नहीं हुई थी। इसके बजाय वह अब इस बारे में सोच रहा था कि यह छोटी सी बोतल उसके लिए क्या खतरे ला सकती है और उसे क्या सावधानी बरतनी चाहिए। हानली ने एल्डमो की लाइब्रेरी की किताबों में उन लोगों के बारे में बार बार देखा था, जिन्हें एक अनमोल खजाना प्राप्त करने के परिणामस्वरूप भयानक भाग्य का सामना करना पड़ा था। उसके हाथ में ये बोतल निश्चित रूप से एक अनमोल खजाना थी। अगर किसी और को इस बोतल के अस्तित्व का पता चलता तो उसे संदेह होता कि वह अगला दिन देखने के लिए जीवित रहेगा या नहीं। उदाहरण के लिए, यदि किसी हॉल लीडर को पता लगाना था, तो ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वे इसे जाने देते। किसी और को पता चलने से पहले वे खजाने को जब्त करने और मालिक को मारने से कुछ भी नहीं रोकेंगे। मैं इस बोतल के बारे में किसी को नहीं बता सकता, और मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा कि मैं इसका उपयोग कैसे करूं। जिस तरह से इस बोतल ने प्रकाश एकत्र किया वह बहुत अधिक ध्यान देने योग्य था और कोई भी इसे आसानी से देख सकता था, हानली ने मन में सोचा। उसे इस बारे में अपना मुंह बंद रखना पड़ता था ताकि कोई उसका राज न जान सके। हालांकि मैं ऐसी स्थिति में हूं जहां मुझे खेती के लिए जड़ी बूटियों का उपयोग करने की आवश्यकता है। यदि मैं इस बोतल का उपयोग नहीं करता तो यह एक भयानक बर्बादी होगी। मुझे दोनों दुनियाओं में सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने का एक रास्ता खोजना होगा। उसने कुछ उदासी के साथ एक पल के लिए अपनी खेती की जरूरतों के बारे में सोचा। ये कहने की जरूरत नहीं है कि उनकी खेती सर्वोच्च प्राथमिकता थी। यहाँ तक कि डॉक्टर मो को भी पता था कि हान ली ने पिछले कुछ वर्षों में मुश्किल से ही कोई प्रगति की है। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 27 पौराणिक अमृतों का निर्माण अध्याय 27 पौराणिक अमृतों का निर्माण। जब डॉक्टर मो दूर थे, हान ली को पता था कि बोतल गॉडहेन वैली में अस्थायी रूप से सुरक्षित रहेगी क्योंकि वह वहां अकेला था। आमतौर पर कोई भी बाहरी व्यक्ति घाटी में जल्दबाजी में प्रवेश नहीं करेगा। इसने एक छोटी सी समय अवधि की गारंटी दी जहां कुछ भी अप्रत्याशित घटित होने की संभावना नहीं थी।
आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। हान ली ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि डॉक्टर मो कब लौटेंगे। यदि डॉक्टर मो को आसपास के क्षेत्रों में कोई अच्छा औषधीय तत्व नहीं मिला, तो वह संभवतः अधिक दूरस्थ स्थानों पर जाना चाहेंगे। ये बहुत था संभावना है कि उसे पहाड़ों के बीच स्थित प्राचीन जंगलों में से किसी एक में जाना होगा जहां आदमी शायद ही कभी जाते हों। केवल उस प्रकार के उजाड़ क्षेत्रों में ही कुछ दुर्लभ औषधीय तत्व प्राप्त करने की संभावना होगी। हालांकि डॉक्टर मो को पहाड़ों की यात्रा करने, औषधीय सामग्री इकट्ठा करने और घाटी में लौटने के लिए कम से कम 1 वर्ष की आवश्यकता होगी। डॉक्टर मो पहले ही लगभग आधे साल से अनुपस्थित थे। हान ली ने अनुमान लगाया कि डॉक्टर मो के साथ रहस्य संप्रदाय में लौटने से पहले उनके पास 6 से 7 महीने और थे। उनके चले जाने के बाद हान ली यथासंभव उपयोगी औषधीय जड़ी बूटियों के विकास में तेजी लाने की पूरी कोशिश करेंगे। वह जानता था कि वह आंख बंद करके हरे तरल पदार्थ को बर्बाद नहीं कर सकता, इसलिए उसने केवल औषधीय सामग्री प्राप्त करने की योजना बनाई, जिसका उपयोग वह कुछ कीमती फार्मूलों में करेगा। हान ली तुरंत ऐसी दवाएं बनाने के लिए आगे बढ़े जो उनकी ताकत बढ़ाएंगी और उन्हें बाधाओं से उबरने में मदद करेगी। वे बिल्कुल औषधीय फार्मूले थे जिन्हें डॉक्टर मो ने बनाने के लिए घाटी छोड़ दी थी। हालांकि आवश्यक औषधीय अवयवों की कमी के कारण डॉक्टर मो को घाटी से बाहर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इनमें से कोई भी सामग्री अत्यंत दुर्लभ होने के कारण सामान्य परिवार के लिए बाजार से प्राप्त करना लगभग असंभव होगा। जियांगहू के कृषक इन दुर्लभ खजानों के लिए अपनी पूरी ताकत से लड़ते भी थे। टीएल जियांगहू मार्शल वर्ल्ड डॉक्टर मो की बेहद शानदार चिकित्सा विशेषज्ञता के साथ वह ऐसी दवाएं बना सकते थे जिन्हें केवल वे ही बनाना जानते थे, जिसमें पहले कभी न देखे गए फॉर्मूले भी शामिल थे। फिर भी, हालांकि डॉक्टर मो को इन दवाओं के उत्पादन की विधि पता थी, लेकिन सामग्री की कमी होने पर वह कुछ भी करने में असमर्थ थे। डॉक्टर मो केवल आह भर सकते थे। जब हान ली ने पहले डॉक्टर मो के संरक्षण में उपचार की कला का अध्ययन किया था, तो उन्हें इन दुर्लभ व्यंजनों में बहुत रुचि थी। हालांकि उसने पहले कभी नहीं सोचा था कि वह इन बहुमूल्य अमृतों को बनाने में सक्षम होगा, फिर भी उसे इनमें से कई व्यंजन याद थे। डॉक्टर मो ने इन सूत्रों को सीखने के लिए हान ली के उत्साह को उदासीन रवैये के साथ पूरा किया था। जब भी हान ली पूछते, डॉक्टर मो हान ली को बहुत विस्तार से पढ़ाते। उनके शिष्य से कुछ भी छिपा नहीं था। डॉक्टर मो को संभवतः विश्वास था कि यदि उन्होंने अपने सूत्र और ज्ञान को आगे नहीं बढ़ाया तो वे हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे। इन सूत्रों को गढ़ना अब हान ली का शगल बन गया था। वह फॉर्मूलों की आवश्यकताओं के अनुसार औषधीय जड़ी बूटियों के विकास में तेजी लाने के लिए हर दिन उत्सुकता से खेतों में जाता था। ऐसा करते समय उसने जरा भी आराम करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि उसका समय सीमित था। डॉक्टर मो के लौटने से पहले उसे जल्दी करना था और इन दवाओं को मिलाना समाप्त करना था। एक बार डॉक्टर के आ जाने पर हान ली बोतल को छुपाकर दूर रख देता था और फिर आसानी से बोतल का उपयोग नहीं कर पाता था। हान ली को इस बात का जरा सा भी भरोसा नहीं था कि वह डॉक्टर मो की उपस्थिति में उस छोटी बोतल की शक्ति प्रकट किए बिना उसका उपयोग कर पाएगा। वह अपने दिल में जानता था कि डॉक्टर मो एक बेहद चतुर और सावधान व्यक्ति थे। इसलिए हान ली का इरादा डॉक्टर मो को बोतल के रहस्य के बारे में बताने का नहीं था। हान ली ने सोचा कि डॉक्टर मो के साथ उसका रिश्ता काफी अजीब था। ये निश्चित रूप से एक सामान्य गुरु शिष्य संबंध जितना सरल नहीं था। डॉक्टर मो अक्सर उसे अजीब नजर से देखते थे। इससे हान ली को हमेशा लगता था कि डॉक्टर मो उससे एक घातक रहस्य छिपा रहे हैं। विशेष रूप से पिछले 2 वर्षों में हान ली को लगा कि यह भावना और भी मजबूत हो गई है। इससे डॉक्टर मो और हान ली एक सामान्य गुरु और शिष्य के बीच घनिष्ठ संबंध बनाने में असमर्थ हो गए। अगर कहने को कुछ न होता तो सन्नाटा होता। डॉक्टर मो ने वास्तव में अपने दैनिक जीवन में उसके साथ असाधारण रूप से अच्छा व्यवहार किया था, कभी भी हान ली को शारीरिक या मौखिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया था। इसके अलावा
डॉक्टर मो ने हानली के लिए मंत्र की साधना के लिए सर्वोत्तम परिस्थितियां बनाने में मदद करने के लिए कोई दर्द या प्रयास नहीं किया। हालांकि ऐसा प्रतीत होता था कि गुरु और शिष्य के बीच अलगाव की एक बाधा मौजूद थी। उनके बीच एक अजीब सा माहौल बना हुआ था। डॉक्टर मो को स्पष्ट रूप से एहसास हुआ कि यह अंतर मौजूद था। हालांकि उन्हें गुरु और शिष्य के बीच की आपसी उदासीनता को दूर करने की जरा भी जरूरत महसूस नहीं हुई। एकमात्र समय जब वह सीधे तौर पर हानली के जीवन में शामिल हुआ, वह तब था जब उसने हानली से हानली की साधना की गति बढ़ाने का आग्रह किया। हर बार जब डॉक्टर मो हानली से मिलने जाते थे, उसकी नजर का विचित्र पहलू धीरे धीरे कम हो गया, इतना कि लंबे समय के बाद यह प्रदर्शित नहीं हो रहा था। हालांकि हानली की गहरी छठी इंद्रिय ने उन्हें हल्के से सूचित किया कि डॉक्टर मो ने वास्तव में अपनी योजनाओं को नहीं छोड़ा था, बल्कि बड़ी चतुराई से अपने इरादों को छुपाया था। इस प्रकार डॉक्टर मो के खिलाफ हानली की सतर्कता और भी गहरी हो गई थी। इन परिस्थितियों में वह संभवतः डॉक्टर मो को बोतल के रहस्य के बारे में बताने की हिम्मत कैसे कर सकता था। हानली ने कई इतिहास की किताबें पढ़ने से एक अटल सबक सीखा था, दूसरों को चोट पहुंचाने से बचें, लेकिन आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करने वालों से सावधान रहें। भले ही डॉक्टर मो वास्तव में उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हो, हानली की सतर्कता को मजबूत करना एक बुरा निर्णय नहीं होगा, भले ही उसकी भावनाएं गलत हों। यदि डॉक्टर मो का वास्तव में उसे नुकसान पहुंचाने का इरादा था, तो हानली की मजबूत सतर्कता संभवतः उसे गंभीर चोट लगने से बचा सकती थी। यदि उसकी छठी इंद्रिय गलत थी, तो एक मजबूत सतर्कता उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। किसी भी तरह हानली अपने मालिक को नुकसान पहुंचाने की पहल नहीं करेगा। हानली अभी भी डॉक्टर मो के प्रशिक्षु थे और एक संतानोचित प्रशिक्षु बनने की पूरी कोशिश करेंगे। हानली डॉक्टर मो के बारे में अपनी भावनाओं को लेकर बहुत सहज नहीं थे। आखिरकार सात रहस्य संप्रदाय में इस तरह का अजीब गुरु शिष्य संबंध पूरी तरह से अनसुना था। ये सोचकर हानली आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। डॉक्टर मो के लौटने के बाद रहस्यमय हरी बोतल का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जा सका। हालांकि हानली को पता था कि भले ही वह किसी तरह इसे डॉक्टर मो से छिपाने में कामयाब रहा, लेकिन सात रहस्य संप्रदाय का कोई अन्य व्यक्ति गलती से इस रहस्य को उजागर कर सकता है। उसका सबसे अच्छा विकल्प बोतल को हमेशा के लिए छिपा देना और ऐसा व्यवहार करना था जैसे कि वह कभी थी ही नहीं। खुद को हमेशा के लिए बोतल से अलग करने की इच्छा न रखते हुए हानली ने डॉक्टर मो के लौटने के बाद सावधानी से और गुप्त रूप से बोतल का उपयोग करने का मन बनाया। एक बार जब वह इस निर्णय पर आ गया, तो हानली ने अपना दिमाग शांत किया और अपने बिस्तर पर सो गया। अगले महीनों में हानली ने बड़ी मात्रा में कीमती औषधीय अवयवों के विकास में तेजी लाने के लिए गुप्त रूप से बोतल के हरे तरल का उपयोग किया। फिर उन्होंने इन औषधीय सामग्रियों का उपयोग सूत्र के अनुसार किया, जिससे कई दुर्लभ औषधियां बनाई गईं। लेकिन अमृत बनाने की प्रक्रिया में कई असफलताएं हुई। प्रत्येक विफलता ने हानली को एक स्थायी पीड़ा छोड़ दी थी, क्योंकि दवाएं बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री दुर्लभ और उच्चतम गुणवत्ता की थी। प्रत्येक विफलता असंख्य मात्रा में चांदी की बर्बादी का प्रतिनिधित्व करती है। हालांकि उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सका। ये पहली बार था जब उन्होंने इन सूत्रों को संयोजित किया, इसलिए कई बार असफल होना अपरिहार्य था। भले ही डॉक्टर मो ने व्यक्तिगत रूप से इन दवाओं को मिश्रित किया हो, उन्होंने एक या दो गलतियां की होंगी। केवल इस तरह से हानली खुद को सांत्वना दे सकता था। येलो ड्रैगन पैलेट, प्योर स्पिरिट पाउडर, गोल्ड एसेंस पिल और वाइटलिटी राइजिंग पैलेट। बाजार में बहुत कम देखी जाने वाली ये दुर्लभ औषधियां दसियों छोटी बोतलों में रखी गई थी। एक एक करके उन्हें हानली के सामने बड़े करीने से व्यवस्थित किया गया। जैसे ही हानली ने इन छोटी बोतलों को देखा, उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। इन चमत्कारी औषधियों से वह बिना ज्यादा मेहनत किए 5वीं और 6ठी परत तक पहुंच सकते थे। चौथी परत की तो बात ही छोड़िए। इन दवाओं में से येलो ड्रैगन पैलेट और गोल्ड एसेंस पिल उनकी ताकत बढ़ाने में मदद करेगी, जिससे उनकी शक्ति बढ़ेगी
और उनके शरीर और हड्डियों के पुनर्निर्माण का अद्भुत प्रभाव पड़ेगा। प्योर स्पिरिट पाउडर एक विश्व प्रसिद्ध विषण रामबाण औषधि थी जो हजारों घातक जहरों को घोलने में सक्षम थी। अंत में वाइटलिटी राइजिंग पेलेट एक प्रसिद्ध दवा थी जिसका आंतरिक चोटों पर आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ा। भले ही किसी को कितनी भी गंभीर आंतरिक और बाहरी चोटें लगी हो, जब तक गोली खाने वाला व्यक्ति जीवित रहता है, कोई भी चोट तुरंत ठीक हो जाती है, जिससे किसी का जीवन सुरक्षित रखा जा सकता है। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 28 डॉक्टर मोर रिटर्न्स अध्याय 28 डॉक्टर मोर रिटर्न्स मूल रूप से हान ली ने अपनी खेती में सहायता करने के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए औषधीय गोलियां बनाने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद उन्होंने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो, वह अभी भी एक मार्शल आर्टिस्ट हैं। कौन जानता था कि एक दिन वह किसी प्राकृतिक आपदा का शिकार हो जाएगा या जियांगहू में विभिन्न मार्शल गुटों में से किसी एक के उत्पात में फंस जाएगा और मारा जाएगा। घावों और जहरों के लिए कुछ दवाएं तैयार करना सबसे अच्छा होगा आगे बढ़े, क्योंकि अगर पास में कोई दवा न होने पर वह घायल हो जाता या उसे जहर दे दिया जाता तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होता। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। इस मानसिकता के साथ हान ली ने खुद को किसी भी दुर्घटना के लिए तैयार करने के लिए 2 प्रकार की दवाएं, प्योर स्पिरिट पाउडर और विटलिटी राइजिंग पेलेट बनाने का फैसला किया था। आखिरकार एक व्यक्ति केवल एक ही जीवन जी सकता है और हान ली असामयिक मृत्यु नहीं मरना चाहता था। चूंकि वे लगातार औषधियां बनाते रहते थे, इसलिए उनकी मंत्र साधना काफी धीमी हो गई थी, लेकिन यह अपरिहार्य था क्योंकि दुनिया में कई चीजें थीं जिन्हें पूर्ण किया जाना था और निश्चित रूप से हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होगा जिसे छोड़ना होगा। टीएल लागत लाभ विश्लेषण आधे दिन तक औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने के बाद उन्होंने येलो ड्रैगन पेलेट और गोल्ड एसेंस पिल से शुरुआत करते हुए उनका सेवन करना शुरू कर दिया। ये दोनों औषधियां वास्तव में किंवदंतियों की रामबाण औषधि मानी जाने योग्य हैं, जो अपनी शक्ति से हर किसी को आश्चर्यचकित कर सकती हैं। उन्हें खाने के बाद वह आसानी से टोंटी को तोड़कर मंत्र की चौथी परत तक पहुंच गया। एक बार जब वह चौथी परत पर पहुंच गया तो हान ली को तुरंत अपने वर्तमान और अतीत के बीच अंतर महसूस हुआ। उसकी 5 इंद्रियां एक बिल्कुल नए दायरे में विस्फोटित हो गई थी क्योंकि सब कुछ अचानक उज्जवल और बहुत अधिक विशिष्ट हो गया था। पहले वह दूर से सूक्ष्म वस्तुओं को देखने में सक्षम नहीं था, लेकिन अब वह उन्हें बड़े पैमाने पर पहले से कहीं अधिक स्पष्ट रूप से देख पा रहा था। वह अपनी आंखों से उन छोटे छोटे कीड़ों को आसानी से देख सकता था जो उसके कमरे के किनारों पर रेंग रहे थे। उनकी सुनने की क्षमता भी पूरी तरह से बदल गई थी। ऐसी ध्वनियां जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी, उन्हें काफी हद तक सुना जा सकता था, जैसे जमीन पर रेंगने वाले केचुए की सरसराहट की आवाज या हवा में उड़ रहे किसी कीड़े की भिनभिनाने की आवाज। ये आवाजें इतनी तेज थी, ऐसा लग रहा था जैसे वे उसके कान के बगल में हो रही हों। सब कुछ इतना स्पष्ट रूप से सुना जा सकता था, लेकिन इसके अलावा हान ली अपनी गंध की बेहतर समझ के कारण कुछ नई गंध भी पहचान सकता था। हान ली बहुत खुश थे क्योंकि यह पहली बार था कि इस मंत्र का अभ्यास करने में उनके प्रयास वास्तव में सफल हुए थे। इससे उन्हें यह एहसास हुआ कि जिस अलौकिक मंत्र की वह पहले निंदा कर रहे थे वह पूरी तरह से बेकार नहीं था, इसके बजाय इसका एक रहस्यमय और अनोखा पहलू था जिसे केवल साधना के माध्यम से ही खोला जा सकता था। पहले भले ही हर बार जब वह एक नई परत को पार कर जाता था तो उसकी इंद्रियों में वास्तव में सुधार होता था, लेकिन उनमें से कोई भी बदलाव उतना कठोर नहीं था जितना कि जब वह चौथी परत तक पहुंच गया था। ये लगभग ऐसा था मानो वह बिल्कुल अलग व्यक्ति बन गया हो। इसके अलावा उन्होंने ये भी महसूस किया कि उनके शरीर की हरकतें पहले की तुलना में काफी तेज हो गई हैं। यहाँ तक कि उसका दिमाग और जीवन शक्ति भी मजबूत हो गई थी। भले ही हान ली 3 या 5 दिनों तक नहीं सोया, फिर भी उसे हमेशा की तरह जागता हुआ महसूस हुआ। इतने सारे परिवर्तन होने पर हान ली वहीं बैठ गया और अपने शरीर में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन पर ध्यान देने लगा।
इन परिवर्तनों ने उसके लिए संवेदना की एक नई दुनिया खोल दी, और इसलिए वह इन भावनाओं का आनंद लेने के अलावा कुछ भी करने के लिए अनिच्छुक था। अब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि ये सभी परिवर्तन मंत्र की चौथी परत पर ही प्रकट हुए थे। चौथे स्तर पर पहुंचने के बाद ही यह माना जा सकता है कि वह दैवज्ञ मंत्र की लघु सफलता की अवस्था में था। वह ये सोचे बिना नहीं रह सका कि यह चौथी परत ऐसी अविस्मरणीय अनुभूति लेकर आई है। यदि चौथी परत ऐसी होती, तो निश्चित रूप से पांचवी या छठी परत को तोड़ना और भी शानदार होता। हान ली के अंततः सफल होने और इस खेती पद्धति की बारीकियों को समझने के तुरंत बाद उनके गुरु डॉक्टर मो अंततः घाटी में लौट आए थे। हालांकि वह अकेला नहीं था, क्योंकि वह एक रहस्यमय व्यक्ति को वापस लाया था। जैसे ही डॉक्टर मो घाटी में लौटे, हान ली ने अपनी परिचित खांसी सुनी। वह अपने साधना कक्ष में एक और परत आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने डॉक्टर मो की आवाज सुनी, वह घाटी की ओर जाने और उसका स्वागत करने के लिए कमरे से बाहर चला गया। उसे अपने गुरु से आखिरी बार मिले हुए 1 साल हो गया था, इसलिए डॉक्टर मो से एक बार फिर मिलने का समय आ गया था। जैसे ही हान ली ने डॉक्टर मो को देखा, वह बेहद चौंक गया। डॉक्टर मो का फिगर अभी भी वैसा ही था, लेकिन उनके चेहरे पर गुस्से का हल्का सा संकेत के साथ राख का रंग था। हालांकि वह मूल रूप से बीमारी के कारण पीला पड़ गया था, फिर भी उसने कभी देखा नहीं था इतने चरम तरीके से इतना सुस्त, जैसा कि उसने अब किया था। लेकिन जिस बात ने हान ली को सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित किया, वह डॉक्टर मो के पीछे का रहस्यमय व्यक्ति था। वह व्यक्ति एक काले लबादे में लिपटा हुआ था, जिसने शरीर के हर एक हिस्से को पूरी तरह से ढक दिया था ताकि त्वचा का 1 इंच भी दिखाई न दे। वह आकृति काफी बड़ी थी और हान ली से कम 2 सिर लंबी थी। उस व्यक्ति के पूरे शरीर को ढकने वाले आवरण के कारण हान ली उस व्यक्ति के चेहरे का स्वरूप निर्धारित करने में सक्षम नहीं था। कम से कम वह बता सकता था कि उस व्यक्ति की अभिव्यक्ति विशेष रूप से उग्र और बेहद बदसूरत थी। हान ली ने अपने मन के सवालों को दबा दिया, क्योंकि उसने जल्दी से डॉक्टर मो का सम्मानजनक स्वर में स्वागत किया और डॉक्टर मो के कुछ कहने का इंतजार करने लगा। वह जानता था कि हालांकि डॉक्टर मो को ऐसी परंपराओं की परवाह नहीं थी, फिर भी एक शिष्य से अपेक्षा की जाती थी कि वह अपने गुरु का सम्मानपूर्वक स्वागत करे। ये कुछ ऐसा था जिसे एक बेकार परंपरा के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता था, क्योंकि यह गुरु की चापलूसी करता था, जिससे गुरु को शिष्य के साथ अच्छा व्यवहार करने की अधिक संभावना होती थी। हान ली भी डॉक्टर मो के विचारों को समझ चुके थे। चूंकि डॉक्टर मो ने हमेशा उसे मंत्रों का अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया था और बहुत लंबे समय से हान ली को नहीं देखा था, इसलिए वह निस्संदेह पूछता था कि वह मंत्र के साथ कितना आगे बढ़ गया है। जैसा कि अपेक्षित था, जैसे ही डॉक्टर मो ने हान ली को अपने पास आते देखा, वह 2 बार खांसने और बोलने से पहले एक पल के लिए शून्य में देखता रहा। आप मंत्रोच्चार से कितनी दूर आ गए हैं? क्या आपने कोई सफलता हासिल की है? उसके चेहरे पर आशा की व्याकुलता झलक रही थी। हान ली को लंबे समय से उम्मीद थी कि यह प्रश्न आएगा और उन्होंने पहले ही इसका उत्तर तैयार कर लिया था। मैं अब भी वैसा ही हूँ, बिना किसी महत्वपूर्ण बदलाव का अनुभव किए। हान ली अपनी प्रगति की सच्चाई बताना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके पास प्रशिक्षण की गति में अचानक भारी वृद्धि को समझाने का कोई तरीका नहीं था। हान ली के लिए इतने कम समय में अपनी प्रतिभा के साथ तीसरी परत से चौथी परत तक पहुंचना असंभव होता। अपना हाथ बढ़ाओ। डॉक्टर मो की अभिव्यक्ति डूब गई और उनकी आवाज कठोर हो गई। हान ली ने डॉक्टर मो की अभिव्यक्ति पर ध्यान से ध्यान दिया। एक बार फिर शांत होने से पहले उसका दिल एक पल के लिए कांप उठा। वह अपने शरीर में सच्ची क्यूई को मापने के लिए अपनी नाड़ी लेने से नहीं डरता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि चौथी परत तक पहुंचने के बाद हान ली को पता चला था कि वह अपने शरीर की आंतरिक कार्यप्रणाली में स्वतंत्र रूप से हेरफेर कर सकता है, जैसे कि उसकी सच्ची क्यूई की तीव्रता। वह अपनी सच्ची क्यूई को आसानी से नियंत्रित कर सकता था ताकि यह तीसरी परत के समान हो। इस गुप्त विधि से उन्हें डॉक्टर मो के निरीक्षण का कोई डर नहीं था। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 29 बढ़ता संघर्ष अध्याय 29।
बढ़ता संघर्ष। डॉक्टर मो के चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखा। उसकी आंखें आधी खुली और आधी बंद थी, जबकि उसका हाथ हान ली की कलाई पर मजबूती से लिपटा हुआ था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। उनका ध्यान पूरी तरह से हान ली के शरीर के भीतर ट्रू क्यूई पर केंद्रित था। वह काफी देर तक चुप रहे। एक कप चाय बनाने में लगने वाले समय के बाद डॉक्टर मो ने एक गहरी सांस ली, जैसे कि वह अपने मन से सारी झुंझलाहट निकाल रहा हो, और अपनी आंखें खोल दी। उसकी धुंधली आंखों से एक जोरदार तेज शॉट निकला, जिससे कोई भी आदमी उसका सामना करने में असमर्थ हो गया। उनकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। हान ली के लिए यह बिल्कुल स्पष्ट था कि वह असंतुष्ट थे, लेकिन डॉक्टर मो ने आलोचना के कठोर शब्द नहीं बोले। उसने उदासीनता से अपनी भुजाएं घुमाई और हान ली को दिखाया कि वह जाने वाला है। हान ली समझदारी से उसके पीछे पीछे चला। हालांकि वह अपने बगल के रहस्यमय आदमी के बारे में बहुत उत्सुक था, हान ली को पता था कि यह पूछताछ करने का समय नहीं है जैसा वह चाहता था। कमरे में प्रवेश करने के बाद डॉक्टर मो कुछ हद तक थके हुए आराम कुर्सी पर बैठ गए और उस पर वापस झुक गए, आधा बैठे आधे लेटे हुए। प्रचंड प्रतिभा पहले ही बिखर चुकी थी, जिससे उसका पुराना रोगन व्यक्तित्व प्रकट हो रहा था। रहस्यमय आदमी ने शुरू से ही बारीकी से पीछा किया था। जब डॉक्टर मो बैठे तो वह डॉक्टर मो की कुर्सी के पीछे खड़े हो गए। उनकी पीठ सीधी और गतिहीन थी। हान ली को पता था कि डॉक्टर मो वर्तमान में असंतुष्ट थे, लेकिन वह अपना मुंह खोलने और डॉक्टर मो के खराब मूड को भड़काने के लिए तैयार नहीं थे। रहस्यमय आदमी की नकल करते हुए वह कमरे के बीच में चला गया और चतुराई से स्थिर रहकर अपना सिर डॉक्टर मो की ओर झुकाया। उन्होंने पूछताछ शुरू करने के लिए डॉक्टर मो का इंतजार किया। काफी देर तक कोई नहीं बोला। हान ली कुछ हद तक चकित था और अपना धैर्य खो दिया। उसने चुपचाप अपना सिर उठाने और डॉक्टर मो पर नजर चुराने के बारे में सोचा। यदि आप देखना चाहते हैं तो देखें। आप संभवतः डरपोक क्यों बनना चाहेंगे? जैसे ही उसने अपना सिर आधा ऊपर उठाया, डॉक्टर मो की ठंडी सख्त आवाज सुनाई दी। हान ली एक पल के लिए चौंका और फिर उसने आज्ञाकारी रूप से अपना सिर उठाया। उसकी नजर डॉक्टर मो के चेहरे के चारों ओर घूम गई और तुरंत वहां से हट गई। हान ली के चेहरे पर एक असामान्य भाव था। उसका दिल इस तरह धंस गया जैसे वह किसी खतरनाक स्थिति में हो, लगातार उसकी छाती में घूम रहा हो। डॉक्टर मो का चेहरा अचानक इतना अजीब कैसे हो गया? उसके भूरे मुरझाए चेहरे पर काली क्यूई की हल्की परत थी। यह ऐसा था मानो काली क्यूई में जीवन हो। उसने असंख्य छोटे छोटे जाल फैलाए हुए थे और उसके चेहरे पर खतरनाक ढंग से घूम रहे थे। इससे हान ली और भी अधिक भयभीत हो गया। डॉक्टर मो ने अपनी पूर्व रोजमर्रा की कठोर अभिव्यक्ति को उग्र संकल्प की अभिव्यक्ति से बदल दिया था। वह वास्तव में दुर्भावनापूर्ण दृष्टि से हान ली को ध्यान से देख रहा था। उसके मुंह के कोने से हल्की सी व्यंग्यात्मक हंसी प्रकट हुई। हान ली को लगा कि स्थिति उसके अनुकूल नहीं है। उसके मन में कुछ बेचैनी सी घर कर गई, जबकि कमरे में एक अशुभ माहौल फैलने लगा। उसने सावधानी और सतर्कता से आधा कदम पीछे हटने का फैसला किया। उसने अपनी आस्तीन से एक बेलन निकाला, जिससे उसकी तनावग्रस्त मानसिक स्थिति थोड़ी शांत हो गई। इस समय उसने अचानक डॉक्टर मो का नर्म उपहास सुना। एक छोटी सी चाल, क्या तुमने इसे बाहर निकाल कर दिखाने की भी हिम्मत की? डॉक्टर मो का शरीर हिल गया। वह एक अजीब सी गति के साथ अपनी आधी झुकी हुई स्थिति से खड़ा हो गया। हे मुस्कुराहट के साथ उसका शरीर हान ली की तरफ ऐसे चमका जैसे ठंडी हंसी देने से पहले वह कोई भूत हो। हान ली की अभिव्यक्ति बहुत बदल गई। वह जानता था कि घटनाओं का यह मोड़ अच्छा नहीं था और उसने झट से अपना हाथ उठा लिया। हालांकि उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया और वह एक कदम भी चलने में असमर्थ हो गया। इस क्षण तक ही उसने देखा कि डॉक्टर मो की उंगली उसकी छाती पर एक पॉइंट छोड़ रही थी। डॉक्टर मो सचमुच बहुत तेज थे। हान ली को आश्चर्य हुआ। जब डॉक्टर मो ने कार्रवाई की तो उसे जरा भी एहसास नहीं हुआ। आदरणीय वरिष्ठ मो, आप क्या करने जा रहे हैं? क्या इस शिष्य ने कुछ गलत किया है?
सर ने हमेशा बेझिझक बात की है। क्या इस शिष्य के EQ पॉइंट को दबाने की कोई जरूरत है? इस समय हान ली शांत रहने में सक्षम नहीं था। उसने जबरदस्ती मुस्कुराहट के साथ डॉक्टर मो से यह बात कही। डॉक्टर मो बिल्कुल भी नहीं बोले। उसने केवल कुछ बार अपनी पीठ पर हाथ मारा और हल्का सा खांसा। उसकी शक्ल एक बूढ़े बूढ़े की तरह थी, जो हवा का विरोध करने में बहुत कमजोर था। हान ली ने अभी अभी डॉक्टर मो को निर्णायक और हिंसक रूप धारण करते देखा था। हान ली उसे कोई आम बीमार बूढ़ा आदमी मानने की हिम्मत कैसे कर सकता है? इसके बजाय हान ली ने डॉक्टर मो की कृत्रिम कमजोरी को और भी अधिक महत्व दिया। डॉक्टर मो, आपकी स्थिति के बारे में क्या? अपने आप को इस शिष्य के स्तर तक नीचे गिराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस शिष्य के EQ पॉइंट को रद्द करने से आपको क्या नुकसान होगा? ये शिष्य जिम्मेदारी लेगा और इस मामले को भूल जाएगा। हान ली ने कई सुखद, चापलूसी वाली पंक्तियां बोलना जारी रखा था। हालांकि डॉक्टर मो ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और इसके बजाय हान ली की आस्तीन में पहुंच गए और छिपे हुए सिलेंडर को हटा दिया। फिर उसने हान ली की ओर उपहास और अवमानना की दृष्टि से देखा। इस स्थिति को देखकर हान ली का दिल अचानक अपनी सबसे बड़ी गहराई तक डूब गया। मूल रूप से उनका इरादा डॉक्टर मो से सहानुभूति जगाने के लिए भाषण का उपयोग करने का था, लेकिन उनकी योजना पूरी तरह से विफल हो गई थी। ऐसा प्रतीत हुआ कि डॉक्टर मो हान ली को बढ़त हासिल करने का जरा भी मौका नहीं देंगे। हान ली धीरे धीरे शांत हो गए। उसका चेहरा बेहद शांत हो गया और उसने डॉक्टर मो की ओर ऐसी निगाहों से देखा जिसमें थोड़ी सी भी भावना नहीं थी। अचानक कमरे में सब कुछ पूरी तरह से शांत हो गया था। वहां एकदम सन्नाटा था, जैसे तूफान से पहले की शांति हो। अच्छा, 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 डॉक्टर मो ने अचानक 3 अच्छे शब्द छोड़े थे। आप एक ऐसे व्यक्ति बनने के योग्य हैं जिस पर मैंने मोजुरे ने ध्यान दिया है। तो आप इस समय भी अपना चेहरा सीधा रख सकते हैं, अपने संकट की घड़ी में भी शांत रह सकते हैं। ऐसा लगता है कि आपके EQ पॉइंट को दबाने से मुझे जो लाभ मिला वह व्यर्थ नहीं गया। डॉक्टर मो ने अचानक हान ली की प्रशंसा की। आप मेरे साथ कैसे व्यवहार करने की योजना बना रहे हैं? हान ली ने डॉक्टर मो की बातों का उत्तर नहीं दिया और इसके बजाय एक प्रश्न पूछा। हे, मैं तुम्हारे साथ कैसे व्यवहार करूंगा? डॉक्टर मो हान ली का सवाल दोहराया, जवाब देने से इनकार कर दिया। मैं तुम्हारे साथ कैसे व्यवहार करूंगा, यह आपके अपने प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। आपका क्या मतलब है? हान ली ने डॉक्टर मो के इरादों का स्पष्ट अनुमान लगाते हुए अपनी भौहें सिकोड़ ली। मैं नहीं कहूंगा, अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। आपको कुछ हद तक समझने में सक्षम होना चाहिए, है ना? मैं केवल थोड़ा अनुमान लगा सकता हूँ, लेकिन मैं आपकी योजना की सटीक बारीकियों को नहीं समझता हूँ। हान ली ने इसे बहुत स्पष्ट रूप से बताते हुए इनकार नहीं किया। बहुत अच्छा, ये सही तरीका है। आप मुझसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, उन्हें अपने तक ही सीमित न रखें। डॉक्टर मो के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। उसके चेहरे पर काली की हुई कई परतों में मोटी हो गई, जिससे उसकी शक्ल और भी अधिक द्वेषपूर्ण हो गई। मैं जानता हूँ कि तुम सदैव मुझसे सावधान रहे हो और तुमने मुझे वास्तव में अपने स्वामी के रूप में नहीं देखा, लेकिन फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भी तुम्हें वास्तव में अपने शिष्य के रूप में नहीं देखता हूँ। डॉक्टर मो ने हल्के से खर्राटे के साथ यह बात कही। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 30। एक हीरो की अंतिम सड़क अध्याय 30। एक नायक की अंतिम राह। आपकी दृष्टि में मेरी उम्र क्या है? जब उसने सख्ती से यह अजीब सवाल पूछा तो उसके गालों की मांसपेशियां स्पष्ट रूप से धड़कने लगी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। आपकी शक्ल सूरत के आधार पर आप 60 साल से अधिक उम्र के लगते हैं, लेकिन चूंकि आपने ये प्रश्न पूछा है, इसलिए आपकी उम्र आपकी शक्ल सूरत से मेल नहीं खाती होगी। आप या तो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बड़े हैं या फिर बहुत छोटे हैं। हालांकि हान ली आश्चर्यचकित था, उसने शांत स्वर में बोलना जारी रखा। ZZ,
ग्रामीण इलाके के एक लड़के को एक तेज और बुद्धिमान व्यक्ति बनने के लिए आप निश्चित रूप से एक अनंत वसंत कला कृषक के नाम पर खरा उतरेंगे। डॉक्टर मो के मुंह से हानली की प्रशंसा जारी रही, लेकिन उन्होंने बुखार भरी चमक के साथ अपने शिष्य को देखा। आपने सही अनुमान लगाया, मैं इस वर्ष केवल 37 वर्ष का हूँ। डॉक्टर मो के मुंह से एक नंबर निकला जिससे हानली को अविश्वास महसूस हुआ। यह असंभव है। हानली ने आश्चर्य से कहा, अपना संयम बनाए रखने में असमर्थ। असंभव, ये सचमुच असंभव है। जो लोग मुझे देखते 60 का जिक्र तक न करते हुए दूसरों से कहते कि मैं 70 पार का बुजुर्ग हूँ। मुझे डर है कि कोई भी मेरी सही उम्र का अनुमान नहीं लगा पाएगा, डॉक्टर मो ने कहा, क्योंकि उनकी आवाज अचानक ऊंची और तीखी हो गई थी। हानली के कानों में कान भेदी ध्वनि ने अत्यधिक असुविधा पैदा कर दी, जैसे कि यह उसके दिल के भीतर किसी दुखती रग को छू गया हो। मैं मुजुरेन अपने शुरुआती वर्षों में इतना प्रसिद्ध हुआ करता था कि एक समय में युवराज्य के लैन प्रांत के भीतर मैंने अपने लिए नाम कमाते हुए स्वर्ग में अपना स्थान स्थापित किया। हे, उस समय लैन प्रांत में सभी ने मेरे प्रतिष्ठित नाम घोस्ट हैंड के बारे में सुना था। चाहे वे धर्मी हो या दुष्ट, जो मेरे पीछे हो गए वे जीवित रहे, जबकि जो मेरे विरुद्ध चले वे मर गए। डॉक्टर मो ने अपनी सामान्य आवाज फिर से शुरू की और अपनी कहानी बताने के लिए गहरे और धीमे स्वर का इस्तेमाल किया। अपने स्वयं के कथन के अनुसार उसकी आंखों से एक तेज निकल रहा था जो ब्लेड की धार के बराबर था, मानो वह अतीत में वापस आ गया हो जब वह उच्च उत्साही और शक्तिशाली स्थिति में था। डॉक्टर मो की कहानी सुनकर हानली गुप्त रूप से चौंक गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके गुरु का एक समय में इतना प्रसिद्ध नाम होगा। अफसोस की बात है कि अच्छी चीजें हमेशा के लिए नहीं रहती। ठीक उसी समय जब मैं अपने 30वें दशक में प्रवेश कर रहा था और अपना नाम फैलाने के लिए एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहा था, मैं एक घृणित चरित्र की साजिश में फंस गया और मेरे ही भरोसेमंद सहयोगी ने मुझे जहर दे दिया। यहाँ तक कि अपने प्रभावशाली औषधीय ज्ञान पर भरोसा करके भी मैं जहर को भड़कने से रोक सका, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हो सका, जिससे मेरी शक्ति नाटकीय रूप से कम हो गई। परिणाम स्वरूप मैं उत्तर में अपनी स्थिति बनाए रखने में असमर्थ रहा, इस डर से कि मेरे दुश्मनों के कबीले मेरी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। मुझे बिना किसी निशान के गायब होने के लिए अपना पेशा और परिवार छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैं अपने पिछले कौशल को फिर से हासिल करने में मदद के लिए इलाज की तलाश में केवल युवराज्य के अन्य हिस्सों की यात्रा कर सका। जैसे जैसे वह बता रहा था, डॉक्टर मो अपनी ही कहानी में खो गया और उसने अपनी दोनों मुट्ठियां कसकर भींच लीं। उसके नाखून उसकी हथेली में गड़ गए, जिससे मांस का खून बहने लगा, लेकिन उसे इस बात का ध्यान नहीं आया। केवल उसके चेहरे पर ही कोई भाव प्रकट हुआ। उसके दांत आपस में किटकिटा रहे थे, जिससे उसका रूप वहशी हो गया। डॉक्टर मो की विभत्स अभिव्यक्ति इसे देखने वाले किसी भी व्यक्ति को ठंडे पसीने से कांपने पर मजबूर कर सकती है, जिससे पता चलता है कि जहर देने वाले घृणित व्यक्ति के प्रति उसके मन में अभी भी गहरी नफरत है। उसे उनके शब्दों के भीतर गहरी नफरत को सुनकर हानली अपने रोंगटे खड़े होने से नहीं रोक सके। उसके हृदय में एक शीतल अनुभूति उठने लगी। स्वर्ग की आंखें हैं और कुछ रहस्यमय तरीकों से मुझे स्क्रिप्चर ऑफ लॉन्गेविटी नामक एक अजीब किताब मिली। मैंने इसे समझने की कोशिश में बहुत अधिक ऊर्जा खर्च की और इसे पढ़ने से मुझे अपनी पूर्व मार्शल कौशल को पुनः प्राप्त करने का एक शॉर्टकट मिल गया। मैंने चरणों का पालन किया और डॉक्टर मो अचानक रुक गए, लेकिन उनके चेहरे पर गुस्सा और पश्चाताप झलक रहा था। परिणाम स्वरूप अब आप एक राक्षस की तरह दिखते हैं, हानली ने डॉक्टर मो को अपना वाक्य पूरा करने में मदद करने की कोशिश करते हुए कहा। ये सही है। मैंने नहीं सोचा था कि पुस्तक में दिए गए चरणों का पालन करके मैं तेजी से उम्र बढ़ने की कीमत पर अपनी पूर्व शक्तियों को एक समय से पहले बूढ़े आदमी में वापस पा लूंगा, जो एक इंसान और एक लाश के बीच मिश्रण जैसा दिखता है। डॉक्टर मो ने दुखी होकर अपनी बात छोड़ दी। हेड और हानली की व्यंग्यात्मक टिप्पणी पर कोई गुस्सा व्यक्त करने के लिए बहुत निराश थे। अब तक
आपको अपनी तेजी से बढ़ती उम्र का कारण पता चल जाना चाहिए था, है ना? ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरी पद्धति अनुचित थी, जिसके कारण दुष्ट QE ने मेरे शरीर पर आक्रमण किया। मेरे लिए एक दिन में खपत होने वाली ऊर्जा एक सामान्य इंसान के रूप में 10 दिन जीने के लिए आवश्यक ऊर्जा के बराबर है। परिणाम स्वरूप मैं अपने जीवन काल से लगातार अधिक कर ले रहा हूँ। शुक्र है, मैंने अपने शरीर की देखभाल करने के कौशल में निपुणता से प्रशिक्षण लिया है और एक गुप्त दवा बनाने के लिए पुस्तक में दिए गए निर्देशों का पालन किया है, जो मेरी उम्र बढ़ने की गति को कम करती है, जिससे मैं इतने वर्षों तक जीवित रह सकती हूँ। मैं जो मंत्र जपता हूँ उसका आपकी समस्या से क्या संबंध है? हान ली ने समस्या की जड़ को स्पष्ट रूप से संबोधित किया। अभी मैं जैसा हूँ वैसा बनने के कुछ ही समय बाद मैंने इस मुद्दे को हल करने की एक विधि पुस्तक से सीखी, और ये अनंत वसंत कला है जिसका आप अभ्यास कर रहे हैं। मुझे बस एक ऐसे अभ्यासकर्ता की आवश्यकता है जो मेरे गुप्त EQ पॉइंट्स की मालिश करने और उन्हें उत्तेजित करने के लिए अपनी QE का उपयोग करने के लिए शाश्वत वसंत कला के चौथे चरण तक पहुंच गया हो। यह मुझे मेरी वर्तमान दुर्दशा से दूर कर देगा और मुझे अपनी खोई हुई जीवन शक्ति वापस पाने में मदद करेगा। TL एक्यूपंक्चर बिंदु ग्रेटर देन एक्यूपंक्चर तुम्हें विशेष रूप से मेरी आवश्यकता क्यों है? क्या आप मंत्र की साधना के लिए कोई यादृच्छिक व्यक्ति नहीं ढूंढ सकते? हान ली ने एक पल के लिए खुद से बुदबुदाया और एक सवाल का खुलासा किया जो लंबे समय से उसके भीतर दबा हुआ था। क्या आपको लगता है कि इस शाश्वत वसंत कला तकनीक को किसी भी यादृच्छिक व्यक्ति द्वारा विकसित किया जा सकता है? इस मंत्र के लिए न केवल एक युवा व्यक्ति को कम उम्र से ही अभ्यास करने की आवश्यकता होती है, बल्कि इसके साधकों के लिए एक ऐसे शरीर की भी आवश्यकता होती है जिसमें आध्यात्मिक जड़ें हों। हालांकि मुझे नहीं पता कि आध्यात्मिक जड़ें क्या हैं। मैंने अनगिनत सैकड़ों को देखा है। आपसे पहले के शिष्यों में से सभी शाश्वत स्प्रिंग कला तकनीक विकसित करने में असमर्थ थे, डॉक्टर मो ने नाराज चेहरे के साथ कहा। इसके लिए ऐसी शर्तों की आवश्यकता है। हान ली ने शून्यता से देखा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस मंत्र के प्रशिक्षण के लिए इतनी कड़ी शर्तों की आवश्यकता होगी। मेरे आखिरी शेष महीनों में मैंने सोचा था कि मुझे कभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो मंत्रों की खेती कर सके, इसलिए मैंने हार मान ली और भटकना शुरू कर दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अचानक सात रहस्य संप्रदाय के संप्रदाय नेता से मिलूंगा, जिसके खिलाफ भी साजिश रची जा रही थी। समान परिस्थितियों से पीड़ित एक समान व्यक्ति के रूप में मैंने मदद की और संप्रदाय नेता की महत्वहीन जान बचाई। तुरंत संप्रदाय नेता ने मुझे सात रहस्य संप्रदाय में आमंत्रित किया, जहां मैं एक मूल्यवान सदस्य बन गया। मैंने अपना शेष जीवन पहाड़ पर एकांत में छुपकर बिताने की योजना बनाई थी। हे तारांकन, लेकिन अचानक एक चमत्कार हुआ। मूल रूप से मुझे चिंता थी कि मेरे औषधीय कौशल आगे नहीं बढ़ेंगे, इसलिए मैंने आप दोनों को अपने शिष्यों के रूप में स्वीकार करने के लिए घाटी में आमंत्रित किया। जैसा कि किस्मत में था, अचानक मैंने आप दोनों को शाश्वत वसंत कला मंत्र की खेती करने की कोशिश करने दी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि मुझे अभी भी थोड़ी सी उम्मीद बची हुई थी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि राक्षस और देवता काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अचानक आप दोनों को शाश्वत वसंत कला मंत्र का प्रयास करने दिया। वास्तव में भले ही आप दोनों मंत्र साधना करने में असमर्थ होते, फिर भी मैं आप लोगों को अपने शिष्यों के रूप में स्वीकार करता और अपना सारा औषधीय ज्ञान आप लोगों को प्रदान करता, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप पर मंत्र की प्रतिक्रिया होगी। हाँ, ऐसा लगता है कि स्वर्ग कभी भी किसी के साधना पथ को नहीं रोकता है। TL है ही इक्वल्स छोटी सी हंसी राक्षस और देवता काम पर, मुहावरा इक्वल्स जब कोई घटना ही होती है लौकिक द्वारा व्याख्या योग्य। डॉक्टर मो ने एक ही सांस में ये सब बता दिया, जिससे उनका चेहरा हवा की कमी से लाल दिखने लगा। वह अपने सौभाग्य से बहुत प्रसन्न दिखे। मैंने अभी तक शाश्वत वसंत कला तकनीक की चौथी परत तक खेती नहीं की है, तो आपने इस समय मेरे साथ इस मामले पर चर्चा करने के लिए मुझे क्यों रोका? हान ली ने आखिरकार वह प्रश्न पूछा जिसके बारे में वह सबसे अधिक चिंतित था। इसके लिए केवल आप ही दोषी हैं।
मैंने तुम पर इतना खून और ऊर्जा खर्च की, फिर भी तुम मेरी मांगों को पूरा नहीं कर सके। हमेशा मेरे साथ चालें चलते रहते हो। आप में केवल इस अंतिम चरण की कमी है, फिर भी आप धीरे धीरे आगे बढ़ना चुनते हैं, अगली परत पर आगे बढ़ने को तैयार नहीं हैं। मूल रूप से मैं अगले 2 वर्षों तक प्रतीक्षा करने की योजना बना रहा था, लेकिन जब मैं इस बार पहाड़ों से नीचे गया तो मुझे एक दुश्मन कबीले के सदस्य ने पहचान लिया। एक गहन युद्ध के माध्यम से भले ही मैं जीत गया और अपने दुश्मन को मार डाला, मैंने बड़ी मात्रा में ऊर्जा खर्च की, जिससे मेरा जीवन काल बहुत कम हो गया। यहाँ तक कि अगर मैं अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग भी करूं, तो भी मैं अपने जीवन को केवल 1 और वर्ष तक ही बढ़ा पाऊंगा। मैं अब और कैसे इंतजार कर सकता हूँ? डॉक्टर मो की मूल रूप से गर्वित अभिव्यक्ति बिना किसी निशान के गायब हो गई। उसकी जगह एक क्रूर अभिव्यक्ति ने ले ली जब वह हानली पर दहाड़ने लगा। हानली की बात सुनने के बाद भी उनकी अभिव्यक्ति वैसी ही रही। उसने उत्तेजित होने का लेश मात्र भी प्रकट नहीं किया। हालांकि उनका दिल एक उफनते समुद्र की तरह था, जो उनके आत्मविश्वास और अटूट रूप से बिल्कुल अलग था। हालांकि वह शुरू से ही जानता था कि डॉक्टर मो हानली की साधना को अस्थिर महत्व दे रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि इसके पीछे इतनी गहन कहानी होगी। डॉक्टर मो की पहचान और अनुभव उनकी कल्पना के दायरे से कहीं आगे निकल गया। टीएल शीर्षक स्पष्टीकरण। जैसा कि आप जानते हैं, वुक्सिया और जियानिक्सिया में भव्य नायक हमेशा दयालु और परोपकारी नहीं होते हैं। वे अक्सर शातिर, निर्दयी और निर्दयी होते हैं और अपने भव्य कारनामों और ताकत से वीर होते हैं। वास्तविक शीर्षक है एक दुर्जय चरित्र के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसका अनुवाद मुझे हीरो के रूप में सबसे अच्छा लगा। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।